आज के इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय को खंगालने वाले हैं जो जो कक्षा में बुद्धिमत्ता, क्षमता और सीखने की पूरी प्रक्रिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। जो भी लोग बीएड या यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो इसे यूनिट 9 या विशेष शिक्षा के नाम से जानते हैं। सही कहा। तो आज का ये सेशन एक तरह से मैराथन चर्चा होने वाला है जिसमें हम इस पूरी इकाई के हर एक उप विषय को कवर करेंगे। हाँ, और ये बहुत जरूरी भी है। इसका मिशन सिर्फ सिलेबस के बुलेट पॉइंट्स रटना नहीं है, बल्कि उस वास्तविक मानवीय प्रभाव को समझना है जो इन पन्नों के पीछे छिपा है। मतलब विशेष शिक्षा की अवधारणा से लेकर इसके ऐतिहासिक विकास और अंततः कानूनी प्रावधानों तक हम आज हर पहलू पर विस्तार से बात करने वाले हैं। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि अगर कोई बच्चा क्लास में बाकी बच्चों की तरह उसी तेजी से नहीं सीख पा रहा है तो कमी शायद उस बच्चे में ही है। हमारी जो एक परंपरागत सोच है ना, वो कहती है कि ऐसे बच्चों को किसी अलग स्कूल में भेज देना चाहिए। हाँ, और यही सबसे बड़ी भूल है। देखिए, आज हम इस डीप डाइव में जिन एकेडमिक रिसर्च और हायर एजुकेशन के सिद्धांतों की गहराई में उतरने वाले हैं वो इस पूरी सोच को जड़ से पलट देते हैं। बिल्कुल। आज की इस चर्चा का जो मुख्य केंद्र है वो है स्पेशल एजुकेशन यानी विशेष शिक्षा, और मुख्य रूप से हम मानसिक या बौद्धिक रूप से चुनौतीपूर्ण छात्रों की शिक्षा पर बात करेंगे। जो यूजीसी नेट या जेआरएफ के नोट्स होते हैं ना, उन्हीं को आज हम थोड़ा डिकोड करने वाले हैं। सही कहा। और ये विषय सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है। आज हम जिन सिद्धांतों पर बात कर रहे हैं वो असल में ये तय करते हैं कि एक समाज के तौर पर हम कितने विकसित हैं। जब हम इन भारी भरकम शब्दों के पीछे के असली अर्थ को समझ लेते हैं तो सच मानिए रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं भी यही सोच रही थी। एक असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचर बनने की तैयारी करने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि इन सिद्धांतों को असली क्लास में कैसे लागू किया जाए। तो चलिए सबसे बुनियादी मिथक से शुरुआत करते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि लोग सोचते हैं स्पेशल एजुकेशन का मतलब एक अलग थलग इमारत है। अरे, ये तो एक बहुत ही आम गलतफहमी है। इसे दूर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन कोई जगह नहीं है, ये एक सेवा है। एकेडमिक भाषा में इसे स्पेशली डिजाइन्ड इंस्ट्रक्शन या विशिष्ट रूप से डिजाइन किया गया निर्देश कहा जाता है। मतलब ये बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के बच्चे की जरूरत के हिसाब से तैयार किया जाता है। मैंने नोट्स में पढ़ा था कि इसमें मुख्य रूप से 3 चीजें शामिल होती हैं। पहला है मॉडिफाइड करिकुलम यानी संशोधित पाठ्यक्रम। एकदम सही। अगर कोई बच्चा सामान्य गणित के मुश्किल सवाल नहीं समझ सकता तो उसके लिए सिलेबस को इस तरह थोड़ा बदला जाता है कि वो कम से कम बुनियादी हिसाब किताब तो सीख सके। ये पहला हिस्सा हुआ। और दूसरा स्तंभ है स्पेशलाइज्ड मेथोडोलॉजी यानी विशेष कार्य प्रणाली। इसका मतलब है पढ़ाने के तरीके को बदलना। जैसे अगर बच्चा सुनकर नहीं सीख पा रहा है तो उसे विजुअल्स या छूकर महसूस करने वाली चीजों के जरिए सिखाया जाए। और तीसरा सबसे अहम हिस्सा है एडेप्टिव इक्विपमेंट यानी अनुकूली उपकरण। इसमें ब्रेल किताबें, सुनने की मशीन या यहाँ तक कि बैठने के लिए एक विशेष प्रकार की कुर्सी भी शामिल हो सकती है, जो बच्चे को ध्यान केंद्रित करने में मदद करे। जब मैं इन स्लाइड्स को देख रही थी तो एक चीज ने मुझे बहुत प्रभावित किया। ये सब कुछ ऐसे हवा में नहीं होता। इस पूरी प्रक्रिया को चलाने के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित ढांचा होता है जिसे आईईपी कहते हैं। हाँ, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। परीक्षा के नजरिए से ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। आईईपी असल में स्पेशल एजुकेशन का दिल है। ये कोई सामान्य टाइम टेबल नहीं होता। इसका स्वभाव बहुत ही क्लिनिकल होता है। क्लिनिकल से आपका मतलब है जैसे एक डॉक्टर? बिल्कुल, जैसे एक डॉक्टर मरीज की पूरी जांच करके उसके लिए एक विशेष नुस्खा लिखता है, उसी तरह आईईपी में बच्चे की वर्तमान क्षमताओं का आकलन करके उसके लिए निश्चित लक्ष्य तय किए जाते हैं। ये पूरी तरह से गोल ओरिएंटेड होता है। दुनिया में कोई भी 2 बच्चे एक जैसे नहीं सीखते, इसलिए हर बच्चे का आईईपी अलग होता है। ये सच में एक शानदार दृष्टिकोण है। अब इसी से जुड़ी एक और अवधारणा पर आते हैं जो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी है। अक्सर हम लोग आम बोलचाल में इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप जैसे शब्दों को एक ही समझ लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। वैचारिक समझ के लिए और शिक्षा शास्त्र में इन तीनों के बीच बहुत ही स्पष्ट अंतर है, और यूजीसी नेट जैसे एग्जाम्स में इसका क्रम यानी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। चलिए इसे एक एनालॉजी से डिकोड करते हैं। हाँ, ये समझना बहुत दिलचस्प होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आंख की नस में कोई चोट लग गई
या कोई जन्मजात खराबी है। ये शरीर के अंग के स्तर पर या ऑर्गन लेवल पर हुआ नुकसान है। इसे हम क्षति या इम्पेयरमेंट कहेंगे। ये एक मेडिकल फैक्ट है। ठीक है, यानी शरीर के किसी हिस्से का ठीक से काम न करना इम्पेयरमेंट हुआ। अब इस आंख की चोट की वजह से वो व्यक्ति सामान्य छपी हुई किताब को पढ़ नहीं पा रहा है। ये उसकी व्यक्तिगत क्षमता या पर्सनल लेवल पर पड़ा असर है। इसे अक्षमता या डिसेबिलिटी कहेंगे। और असली समस्या इसके बाद शुरू होती है, जहां समाज की भूमिका आती है। मैं सही सोच रही हूँ ना? वही सबसे अहम बिंदु है। अब सोचिए, वो व्यक्ति स्कूल जाता है, पर वहां उसे ना तो ऑडियो बुक्स मिलती हैं, ना ब्रेल लिपि में सामग्री। समाज और सिस्टम ने ऐसा माहौल नहीं बनाया जहां वो अपनी क्षमता का इस्तेमाल कर सके। इस सामाजिक बाधा के कारण जब वो पिछड़ जाता है तो इसे अपंगता या हैंडीकैप कहते हैं। तो क्रम ये बना कि अंग में खराबी यानी इम्पेयरमेंट, उससे कोई काम ना कर पाना यानी डिसेबिलिटी, और समाज द्वारा अवसर ना देकर उसे रोक देना यानी हैंडीकैप। मतलब हैंडीकैप व्यक्ति के अंदर नहीं है, वो समाज के रवैये और सिस्टम की कमियों में है। एकदम तथ्यिक विश्लेषण। यह सोच वाकई बहुत गहरी है, क्योंकि अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि समाज का ये रवैया हमेशा से ऐसा नहीं था। स्पेशल एजुकेशन के ऐतिहासिक सफर में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट यानी प्रतिमान विस्थापन हुआ है। हाँ, मैंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव वाले सेक्शन में पढ़ा था। ये सफर इंसानियत के विकास की कहानी भी है। इसके मुख्य रूप से 4 चरण माने जाते हैं। पहला था विनाश का युग या एक्सटर्मिनेशन। ये सुनकर ही सिहरन होती है कि प्राचीन रोम या स्पार्टा में अगर कोई बच्चा अलग दिखता था तो उसे मार दिया जाता था। वो सच में अंधकार में दौड़ था। उसके बाद हम पृथक्करण या सेग्रीगेशन के दौर में आए, जहां बच्चों को मारा तो नहीं गया, लेकिन उन्हें समाज की नजरों से दूर बड़े आश्रमों में बंद कर दिया गया। सोच ये थी कि इन्हें हमसे अलग रखो। फिर तीसरा चरण आया एकीकरण या इंटीग्रेशन का, जहां उन्हें सामान्य स्कूल की इमारतों में आने की अनुमति तो मिली, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त ये थी कि बच्चे को खुद को सिस्टम के हिसाब से ढालना होगा। और यहीं से हम आज के आधुनिक युग में प्रवेश करते हैं, जिसे समावेशन या इंक्लूजन कहा जाता है। इस ऐतिहासिक विकास के बीच एक बहुत ही क्रांतिकारी सिद्धांत सामने आया, वोल्फेंसबर्गर का सामान्यीकरण सिद्धांत या नॉर्मलाइजेशन प्रिंसिपल। हायर एजुकेशन के नजरिए से ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में अक्सर आता है। वोल्फेंसबर्गर का ये सिद्धांत अक्सर लोगों को भ्रमित करता है ना। सामान्यीकरण का मतलब ये नहीं है कि बच्चे का इलाज करके उसे सामान्य बनाना है। बिल्कुल नहीं। इसका असली अर्थ ये है कि उस व्यक्ति को जीवन की एक ऐसी सामान्य लय या रिदम ऑफ एवरीडे लाइफ प्रदान की जाए जो मुख्य धारा के समाज के नियमों के जितना करीब हो सके। यानी उसे भी सुबह उठकर स्कूल जाने, दोस्तों के साथ खेलने और समाज का हिस्सा बनने का वही अनुभव मिले जो बाकी सबको मिलता है। और यहीं से इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव एजुकेशन के बीच का वो सबसे महत्वपूर्ण अंतर सामने आता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर एक ही स्कूल में सभी बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो इंक्लूसिव एजुकेशन है। हाँ, पर सिद्धांत इसे अलग तरह से देखते हैं। ये अंतर उनके पीछे काम कर रहे मॉडल्स में है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन मेडिकल मॉडल पर आधारित है। इसका मानना है कि कमी बच्चे के अंदर है। बच्चे को मेन स्ट्रीम में लाया तो जाता है, लेकिन उम्मीद की जाती है कि बच्चा खुद स्कूल की गति और तरीकों के अनुकूल बने। अगर वो फिट नहीं बैठता तो ये बच्चे की समस्या मानी जाती है, जबकि इंक्लूसिव एजुकेशन पूरी तरह से इसके विपरीत काम करती है। वो सोशल मॉडल पर आधारित है। सही कहा। सोशल मॉडल मानता है कि कमी बच्चे में नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम की बाधाओं में है। इंक्लूसिव एजुकेशन में स्कूल और सिस्टम खुद को बच्चे की जरूरतों के अनुसार बदलते हैं। इसी के तहत यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग या यूडीएल का ढांचा काम करता है। यूडीएल को थोड़ा और सरल करके देखते हैं। जैसे किसी इमारत में सीढ़ियों के साथ साथ रैंप बना हो। वो रैंप व्हील चेयर वाले के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन भारी सामान ले जाने वाले या छोटे बच्चे की पिरामिड ढकेलने वाले के लिए भी उतना ही उपयोगी है। एकदम। शिक्षा में भी यूडीएल यही करता है। अगर आप किसी वीडियो में सबटाइटल्स देते हैं तो वो सिर्फ सुनने में अक्षम बच्चे के लिए ही नहीं, बल्कि भाषा सीखने वाले हर बच्चे के लिए फायदेमंद है। और इस समावेशी सोच को वैश्विक स्तर पर मान्यता तब मिली जब 1994 में स्पेन में सलामा का स्टेटमेंट आया। 10 सैलेमैन का स्टेटमेंट ये तो एग्जाम्स का फेवरेट टॉपिक है। इस सम्मेलन ने पूरी दुनिया की सरकारों से आग्रह किया कि शिक्षा प्रणाली को सभी बच्चों की विविधता को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाना चाहिए। तो एक लाइन में कहें,
इंटीग्रेटेड में बच्चा स्कूल के अनुसार बदलता है और इंक्लूसिव में स्कूल बच्चे के अनुसार बदलता है। बिल्कुल स्पष्ट। अब इस चर्चा को एक कदम और गहराई में ले जाते हैं। बौद्धिक अक्षमता या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नोट्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली बदलाव का जिक्र है। हाँ, मैं बता रही थी कि पहले पूरी दुनिया में और चिकित्सा के क्षेत्र में मानसिक मंदता या मेंटल रिटार्डेशन शब्द का इस्तेमाल होता था, लेकिन AAID यानी अमेरिकन एसोसिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज ने आधिकारिक तौर पर इस शब्द को बदल दिया है। इसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या ID कर दिया गया है। ये सिर्फ डिक्शनरी का बदलाव नहीं है, बल्कि उस कलंक को हटाने की कोशिश है जो पुराने शब्द के साथ जुड़ गया था। ये सम्मान और गरिमा का विषय है, लेकिन किसी को बौद्धिक रूप से अक्षम कब माना जाता है, उसके डायग्नोसिस के लिए कुछ शर्तें हैं। हाँ, तीनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। पहला, ये कि व्यक्ति का IQ 70 से कम होना चाहिए। ये उसके संख्यानात्मक या कॉग्निटिव फंक्शनिंग में कमी को दर्शाता है। दूसरा, अनुकूली व्यवहार या एडेप्टिव बिहेवियर में कमी होनी चाहिए। इसका मतलब है रोजमर्रा के काम जैसे खुद के कपड़े पहनना, पैसे गिनना या सामाजिक बातचीत करना। अगर IQ कम है लेकिन व्यक्ति ये सारे काम खुद कर लेता है तो उसे ID की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। और तीसरी शर्त यह है कि इस स्थिति की शुरुआत 18 वर्ष की आयु से पहले यानी डेवलपमेंटल पीरियड के दौरान होनी चाहिए। अगर 30 साल की उम्र में किसी एक्सीडेंट की वजह से दिमागी क्षमता कम होती है तो उसे कुछ और कहा जाएगा, ID नहीं। बिल्कुल सही। अब अगर हम IQ के आधार पर वर्गीकरण को देखें तो इसे 4 श्रेणियों में बांटा जाता है: माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर और प्रोफाउंड। हमारे पास जो एग्जाम डेटा है वो एक बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीर पेश करता है। शिक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा ध्यान मिल्ड श्रेणी पर दिया गया है, जिसे EIMR यानी एजुकेबल मेंटली रिटार्डेड कहा जाता है। EMR कैटेगरी के बच्चे बौद्धिक अक्षमता वाले कुल मामलों का लगभग 85% होते हैं। ये 85% का आंकड़ा इस बात का सबूत है कि इस क्षेत्र में कितनी संभावनाएं हैं। EMR बच्चों का IQ 50 से 70 के बीच होता है। इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से अशिक्षित नहीं होते। सही मार्गदर्शन मिलने पर वो कक्षा 3 से 4 तक के स्तर की पढ़ाई आराम से कर सकते हैं। यानी बुनियादी पढ़ना, लिखना और गणित। हाँ, और सबसे अहम बात, अगर स्कूल के दौरान ही उन्हें सही वोकेशनल ट्रेनिंग या व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए तो वयस्क होने पर वो समाज में पूरी तरह से आत्मनिर्भर जीवन जी सकते हैं और रोजगार पा सकते हैं। ये बहुत ही उम्मीद जगाने वाला पहलू है, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए हमें उनकी चुनौतियों को गहराई से समझना होगा। इन बच्चों के संघर्ष मुख्य रूप से 3 स्तरों पर होते हैं: कॉग्निटिव, अडैप्टिव और फिजिकल। कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक स्तर पर देखें तो इनकी सीखने की गति धीमी होती है और शॉर्ट टर्म मेमोरी काफी कमजोर होती है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ये बच्चे बहुत लिटरल होते हैं। वो एब्स्ट्रैक्ट या अमूर्त विचारों को आसानी से नहीं समझ पाते। अडैप्टिव या सामाजिक संघर्षों की बात करें तो नई परिस्थितियों के अनुकूल ढलना इनके लिए मुश्किल होता है, और फिजिकल रूप से भी बैठना या बोलना जैसे विकास के माइलस्टोन्स इनमें देरी से आते हैं। इन्हीं चुनौतियों को पार करने के लिए विशेष टीचिंग स्ट्रैटेजीज बनाई गई हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। पहली स्ट्रैटेजी है टास्क एनालिसिस या कार्य विश्लेषण। इसका मतलब है किसी भी जटिल काम को बहुत छोटे-छोटे, आसानी से किए जा सकने वाले माइक्रो स्टेप्स में तोड़ना। जैसे अगर बच्चे को शर्ट पहनाना सिखाना है तो हम सिर्फ शर्ट पहनो नहीं कह सकते। बिल्कुल, हम इसे बांटेंगे। पहले कॉलर पकड़ो, फिर दायां हाथ स्लीव में डालो, फिर बायां हाथ डालो और आखिर में बटन लगाओ। इन छोटे-छोटे स्टेप्स से उनके लिए प्रक्रिया को याद रखना आसान हो जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर जाना। क्योंकि ये बच्चे अमूर्त बातें नहीं समझ सकते, इसलिए शिक्षक को भौतिक चीजों से शुरुआत करनी होती है। अगर सेब के बारे में पढ़ाना है तो पहले क्लास में एक असली सेब लाया जाएगा जिसे वो छू सकें। फिर उस असली सेब को हटाकर सेब की एक तस्वीर दिखाई जाएगी और सबसे अंत में बोर्ड पर सेब शब्द लिखा जाएगा। ये सीखने का सबसे स्वाभाविक तरीका है। और तीसरी स्ट्रैटेजी है ड्रिल एंड प्रैक्टिस, यानी अभ्यास और दोहराव। क्योंकि उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी कमजोर होती है, इसलिए उन्हें बार बार बिना झुंझलाए एक ही चीज का अभ्यास कराने की जरूरत होती है ताकि वो उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठ जाए। सही कहा।
इन स्ट्रैटेजीज के साथ साथ 2 प्रकार के कार्यक्रमों का जिक्र आता है, एनरिचमेंट और रिमीडियल। इन दोनों के बीच का अंतर क्लियर होना चाहिए क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। एनरिचमेंट या संवर्धन का उद्देश्य बच्चे की दुनिया को बड़ा करना है। बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे अक्सर एक सीमित दायरे में रहते हैं, तो एनरिचमेंट में उन्हें फील्ड ट्रिप पर ले जाना या कला प्रदर्शनियों में ले जाना शामिल है। ये उनकी वास्तविक दुनिया के अनुभव को बढ़ाता है, जबकि रिमीडियल या उपचारात्मक कार्यक्रम एक बिल्कुल अलग चीज है। हाँ, रिमीडियल प्रोग्राम्स बहुत ही टारगेटेड होते हैं। मान लीजिए संवर्धन कार्यक्रम से बच्चे का समग्र विकास हो रहा है, लेकिन वो वर्णमाला नहीं पहचान पा रहा। ये एक स्पेसिफिक लर्निंग गैप है। इसे दूर करने के लिए शिक्षक जो 1-on-1 गहन निर्देश देगा, वो रिमीडियल कार्यक्रम कहलाएगा। अब हम एक बहुत ही तकनीकी हिस्से पर आते हैं, एटियोलॉजी और प्रिवेंशन। आखिर बौद्धिक अक्षमता होती क्यों है? इन कारणों को 3 हिस्सों में बांटा गया है, प्रीनेटल, पेरीनेटल और पोस्टनेटल। प्रीनेटल यानी जन्म से पूर्व के कारणों में क्रोमोसोम से जुड़ी गड़बड़ियां आम हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, जिसे ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान मां को रुबेला जैसे संक्रमण होना या नशीले पदार्थों का सेवन, जिससे फीटल अल्कोहल सिंड्रोम होता है, ये सब बच्चे के दिमागी विकास को रोक सकते हैं। पेरीनेटल यानी जन्म के समय का सबसे बड़ा खतरा अनॉक्सिया होता है। एनॉक्सिया का मतलब है जन्म की प्रक्रिया के दौरान दिमाग तक ऑक्सीजन का न पहुंचना। दिमाग की कोशिकाएं इसके प्रति बहुत सेंसिटिव होती हैं और कुछ ही मिनटों की कमी स्थायी अक्षमता का कारण बन सकती है। और पोस्टनेटल यानी जन्म के बाद के कारणों में बचपन में होने वाले गंभीर दिमागी संक्रमण जैसे मेनिंजाइटिस या एंसेफेलाइटिस शामिल हैं। सिर में गंभीर चोट लगना या शुरुआती वर्षों में कुपोषण भी एक बड़ा कारण है। इन कारणों को जानने के बाद सबसे बड़ी उम्मीद रोकथाम या प्रिवेंशन में दिखाई देती है। इसके 3 स्तर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी का मतलब बीमारी को होने ही ना देना, जैसे टीकाकरण। पर मुझे जो सबसे दिलचस्प लगा वो सेकेंडरी रोकथाम का उदाहरण था, PKU हील प्रिक टेस्ट। ये मेडिकल साइंस का एक चमत्कार है। PKU एक ऐसी मेटाबॉलिक समस्या है जहां बच्चा जन्म से एक खास प्रोटीन पचा नहीं पाता। अगर वो सामान्य दूध पीता है तो वो तत्व उसके शरीर में जमा होकर दिमाग को डैमेज करता है। और यहीं पर हील प्रिक टेस्ट काम आता है। एकदम जन्म के तुरंत बाद बच्चे की एड़ी से खून की एक बूंद लेकर ये टेस्ट किया जाता है। अगर PKU डिटेक्ट हो जाए तो डॉक्टर तुरंत डाइट बदल देते हैं। सिर्फ खान-पान में बदलाव करके उस बच्चे को जीवन भर की अक्षमता से बचाया जा सकता है। ये सेकेंडरी रोकथाम का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये सच में आंखें खोलने वाली जानकारी है। और अंत में टर्शरी रोकथाम, जहां अक्षमता हो चुकी है पर हम स्पेशल एजुकेशन और थेरेपी के जरिए प्रभाव को कम करते हैं। लेकिन इन बच्चों की एक बहुत बड़ी भावनात्मक चुनौती भी होती है स्कूल में, लगातार विफलता या कांस्टेंट फेलियर का सामना करना। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। जब एक बच्चा बार-बार कोशिश करके भी फेल होता है तो उसमें गहरी हताशा और हीन भावना या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाती है। यहीं पर मेंटल हाइजीन या मानसिक स्वास्थ्य को एक उपचार के रूप में देखा जाता है। और इसका समाधान उन्हें पढ़ाना छोड़ देना नहीं है, बल्कि एक फेलियर फ्री एनवायरनमेंट या विफलता मुक्त वातावरण बनाना है, जिसमें लक्ष्यों को इतना छोटा और व्यक्तिगत बनाया जाए कि बच्चा उन्हें हासिल कर सके। बिल्कुल। जब वो उन छोटे लक्ष्यों को पूरा करता है तो उसे सफलता का स्वाद चखने को मिलता है। हाँ। इससे उसका आत्मविश्वास लौटता है। साथ ही माता-पिता के लिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग बहुत जरूरी है, ताकि वो समाज की देखा-देखी अपने बच्चे पर अनरियलिस्टिक एकेडमिक प्रेशर ना डालें। आज हमने सच में इस विषय के हर आयाम को छुआ है। स्पेशल एजुकेशन का सही अर्थ, WHO का फ्रेमवर्क, इतिहास का सफर और EMR छात्रों के लिए टीचिंग स्ट्रैटेजीज, इन सब को हमने विस्तार से समझा। और इस सब के पीछे का जो वाय है वो सिर्फ सहानुभूति नहीं है। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार है। इसके पीछे बड़ा अर्थशास्त्र भी है। EMR बच्चों को शिक्षा देकर हम उन्हें जिंदगी भर के टैक्स कंज्यूमर से एक स्वतंत्र टैक्स पेयर में बदलते हैं। ये पूरे समाज की जीत है। ये एक बहुत ही सशक्त विचार है। तो चलिए इस चर्चा को समेटते हुए एक सवाल छोड़ते हैं जिस पर विचार किया जाना चाहिए। हम समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं, जहां सिस्टम को बच्चे के अनुकूल बदलना चाहिए। लेकिन हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था तो स्टैंडर्डाइजेशन या मानकीकरण पर टिकी है। एक ही सिलेबस, एक ही टेस्ट। तो क्या एक ऐसी रेस वाली मानकीकृत प्रणाली
कभी भी सच्चे अर्थों में 100% समावेशी हो सकती है? ऐसे ही नए नजरियों के साथ फिर चर्चा करेंगे। हम कल्पना की जा सकती है कि किसी अत्यंत जटिल अकादमिक अवधारणा को समझना हो, लेकिन सामने रखे ब्लैक बोर्ड को देखने या प्रोफेसर की आवाज सुनने की सुविधा न हो। सीखने की वह प्रक्रिया कैसी होगी? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। बिल्कुल, और आज की ये गहन चर्चा बिल्कुल इसी बिंदु से शुरू होती है। आज हम उच्च शिक्षा, विशेष रूप से यूजीसी नेट, एजुकेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल विशेष शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से का विश्लेषण कर रहे हैं। जी, हमारा पूरा फोकस दृष्टि और श्रवण बाधित छात्रों की शिक्षा पर रहेगा। आज हमारे पास जो अध्ययन सामग्री है वो सीधे तौर पर उच्च स्तरीय शोध और परीक्षा के नोट से ली गई है। और हमारा लक्ष्य इन तथ्यों को रटना बिल्कुल नहीं है। सही कहा, रटना तो बिल्कुल नहीं है। हमारा मिशन इन अवधारणाओं के पीछे के वास्तविक मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र को डिकोड करना है, ताकि परीक्षा का कोई भी प्रश्न, चाहे वो कितना भी घुमा कर क्यों ना पूछा जाए, आसानी से हल हो सके। और जब हम उच्च शिक्षा की परीक्षाओं की बात करते हैं तो केवल सतही परिभाषाओं से काम नहीं चलता। नहीं, बिल्कुल नहीं चलता। हमें यह समझना होता है कि एक शिक्षक के रूप में जब हम कक्षा में होते हैं तो इन शारीरिक चुनौतियों का सीधा असर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर कैसे पड़ता है। विशेष शिक्षा केवल कुछ उपकरणों का उपयोग करना नहीं है। यह सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने के वैकल्पिक रास्ते तलाशने का विज्ञान है। तो आज हम दृष्टि बाधिता और श्रवण बाधिता के मापन, उनके कारण, शिक्षार्थियों पर उनके प्रभाव और सबसे महत्वपूर्ण उन आधुनिक शैक्षिक रणनीतियों का गहराई से विश्लेषण करेंगे जो इन बाधाओं को पार करने में मदद करती हैं। तो शुरुआत दृष्टि बाधिता यानी विजुअल इम्पेयरमेंट के मापन से करते हैं। बिल्कुल। क्लिनिकल तौर पर दृष्टि को मापने के लिए स्नेलन चार्ट का उपयोग किया जाता है। वही चार्ट जो हरमन स्नेलन ने विकसित किया था। हाँ, वही, जैसे 1862 में डच नेत्र रोग विशेषज्ञ हरमन स्नेलन ने बनाया था। जब भी आंखों की जांच होती है तो डॉक्टर दीवार पर एक चार्ट पढ़वाते हैं जिसमें ऊपर बड़े अक्षर होते हैं और नीचे की तरफ अक्षर छोटे होते जाते हैं। जी, और ये चार्ट हमारी दृष्टि की स्पष्टता, जिसे विजुअल एक्यूविटी कहा जाता है, उसे मापता है। लेकिन जब हम विशेष शिक्षा के कानूनी मापदंडों की बात करते हैं तो एक बहुत ही विशिष्ट आंकड़ा सामने आता है। 20/200 का नियम। बिल्कुल, 20/200 का नियम। ये 20/200 या मीटर में कहें तो 6/60 का नियम कानूनी अंधता या लीगल ब्लाइंडनेस की अंतर्राष्ट्रीय और तकनीकी परिभाषा है। और परीक्षाओं में ये एक निश्चित प्रश्न होता है। हाँ, और इसे रटने के बजाय अगर इसकी कल्पना की जाए, मतलब इसे एक उदाहरण से समझे। हाँ, मान लीजिए एक सामान्य दृष्टि वाला व्यक्ति किसी बस के नंबर या किसी साइन बोर्ड को 200 फीट की दूरी से बिल्कुल स्पष्ट पढ़ लेता है। ठीक है। अब यदि कोई व्यक्ति कानूनी रूप से दृष्टि बाधित है तो उसी बस के नंबर को पढ़ने के लिए उसे उस बोर्ड के 20 फीट करीब आना पड़ेगा। मतलब दृष्टि की स्पष्टता में इतनी भारी गिरावट आ चुकी है कि 200 फीट का काम 20 फीट पर आकर करना पड़ रहा है। बिल्कुल। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण अवस्था होती है जिसे टनल विजन कहते हैं। टनल विजन। हाँ, सामान्य रूप से हमारा देखने का क्षेत्र या फील्ड ऑफ विजन लगभग 180 डिग्री तक चौड़ा होता है, जिससे हम अगल बगल का भी देख पाते हैं। सही कहा। लेकिन टनल विजन में ये क्षेत्र सिकुड़ कर मात्र 20 डिग्री या उससे भी कम रह जाता है। इसका अनुभव कुछ ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति किसी पतले पाइप या स्ट्रॉ के माध्यम से इस दुनिया को देख रहा हो। तो आसपास की कोई भी चीज, जिसे हम पेरिफेरल विजन कहते हैं, वो पूरी तरह से गायब हो जाती है। हाँ, वो पूरी तरह से ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। इन दोनों स्थितियों के बीच आंशिक दृष्टि या लो विजन का भी एक वर्ग होता है। ये 20/70 और 20/200 के बीच का स्तर है। ऐसे शिक्षार्थी पूरी तरह से दृष्टिहीन तो नहीं होते? नहीं होते, लेकिन सामान्य अक्षरों को नहीं पढ़ सकते। कक्षा के वातावरण में इनके लिए बड़े प्रिंट वाली किताबें या विशेष मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग किया जाता है। अब शिक्षार्थियों की विशेषताओं की बात करते हैं। यहाँ समाज में अक्सर एक बहुत बड़ी भ्रांति देखने को मिलती है कि जो बच्चा देख नहीं सकता उसकी बुद्धिमत्ता या बौद्धिक क्षमता भी कम होती है। ये मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी और खतरनाक भ्रांति है, जिसे तोड़ना बहुत आवश्यक है। शोध और नोट स्पष्ट रूप से बताते हैं कि दृष्टि बाधिता का व्यक्ति के IQ या जन्मजात बुद्धिमत्ता पर 0% प्रभाव पड़ता है। 0%? बिल्कुल 0। बौद्धिक क्षमता पूरी तरह से अक्षुण्ण और सामान्य रहती है। मुख्य समस्या ज्ञान को प्रोसेस करने की नहीं है,
बल्कि संवेदी इनपुट की है। मतलब मस्तिष्क तो एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करने के लिए तैयार है, लेकिन आंखों के माध्यम से जो डेटा केवल मस्तिष्क तक जाती है वो बाधित है। बहुत सटीक उदाहरण दिया, और इसीलिए इन बच्चों को दुनिया के बारे में अवधारणाएं बनाने में मुश्किल होती है। और इसका सबसे रोचक प्रभाव भाषा के विकास पर देखने को मिलता है। नोट्स में एक बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक अवधारणा दी गई है। विजुअल वर्ड्स विदाउट विजुअल अंडरस्टैंडिंग। हाँ, विजुअल वर्ड्स विदाउट विजुअल अंडरस्टैंडिंग। उदाहरण के लिए एक जन्म से दृष्टि बाधित बच्चा ये कह सकता है कि मुझे लाल सेब खाना है। व्याकरण की दृष्टि से यह वाक्य बिल्कुल सही है। बिल्कुल, लेकिन उस बच्चे ने लाल रंग का कभी अनुभव ही नहीं किया है। उसने ये शब्द अपने आसपास के लोगों से सुनकर सीख लिया है, लेकिन उस शब्द के साथ जुड़ा जो दृश्य अनुभव है वो उसके मस्तिष्क में मौजूद नहीं है। भाषा का यह पहलू यह दर्शाता है कि कैसे ये बच्चे अपने आसपास के वातावरण को सुनकर अडैप्ट करते हैं। इसके अलावा गत्यात्मक विशेषताओं या मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत परीक्षाओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द आता है, ब्लाइंडिज्म। हाँ, ब्लाइंडिज्म। इसे समझना बहुत जरूरी है। जब हम बैठे होते हैं तो हमारी आंखें लगातार कमरे में कुछ न कुछ देखती रहती हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क को एक प्राकृतिक उत्तेजना या स्टिमुलेशन मिलता रहता है। सही कहा। लेकिन दृष्टि बाधित बच्चों के मस्तिष्क को आंखों से कोई इनपुट नहीं मिलता। इस संवेदी शून्यता को भरने के लिए उनका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र स्वयं को उत्तेजित करने के तरीके खोजता है। इसी कारण ये बच्चे बार बार अपने शरीर को आगे पीछे झुलाते हैं या अपनी आंखों को उंगलियों से रगड़ते हैं। और एक अप्रशिक्षित शिक्षक इसे कोई मानसिक विकार समझ सकता है, जबकि वास्तव में यह शरीर द्वारा संवेदी कमी को पूरा करने की एक विशुद्ध शारीरिक प्रतिक्रिया है। बिल्कुल। अब कारणों और रोकथाम पर आते हैं। इटियोलॉजी एंड प्रिवेंशन। दृष्टि बाधिता के कारणों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: पोषण संबंधी, संक्रमण और संरचनात्मक। पोषण में सबसे आम है विटामिन ए की कमी, जिसके कारण रतौंधी या ज़ेरोप्थैल्मिया जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, जहां आंखों का कॉर्निया सूखने लगता है। और संक्रमण की बात करें तो ट्रैकोमा एक गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और गर्भावस्था के दौरान यदि माता को रुबेला हो जाए, जिसे मैटरनल रुबेला कहते हैं, हाँ, तो उससे भी बच्चे की दृष्टि जा सकती है। लेकिन संरचनात्मक कारणों में 2 बहुत ही तकनीकी स्थितियां हैं, मोतियाबिंद और काला मोतिया। इन दोनों के बीच का अंतर अक्सर परीक्षाओं में भ्रम पैदा करता है। मोतियाबिंद या कैटरैक्ट का सीधा सा अर्थ है आंख के प्राकृतिक लेंस का धुंधला हो जाना। इसकी तुलना एक खिड़की के कांच से की जा सकती है, जिस पर बहुत अधिक भाप जम गई हो और आर पार देखना मुश्किल हो जाए। राहत की बात यह है कि ये अक्सर सर्जरी द्वारा ठीक किया जा सकता है। दूसरी ओर काला मोतिया या ग्लोकोमा एक बहुत ही गंभीर और विनाशकारी स्थिति है। दबाव बहुत अधिक बढ़ जाता है तो ये सीधे हमारी ऑप्टिक नर्व को कुचलने लगता है। ऑप्टिक नर्व वो मुख्य तार है जो आंखों से चित्र को मस्तिष्क तक ले जाती है। हाँ, और यदि ये नर्व डैमेज हो जाए तो दृष्टि वापस आना लगभग असंभव है। ये स्थायी नुकसान है। रोकथाम के लिए बचपन में विटामिन ए की खुराक, स्कूलों में अनिवार्य दृष्टि परीक्षण और रुबेला जैसी बीमारियों के लिए व्यापक टीकाकरण अभियान सबसे प्रभावी उपकरण है। जब शैक्षिक उपकरणों या एजुकेशनल प्रोग्राम्स की बात आती है तो ब्रेल लिपि का नाम सबसे पहले आता है। 1824 में लुई ब्रेल द्वारा विकसित ये प्रणाली 6 डॉट सेल पर आधारित है, जिसे उंगलियों के स्पर्श से पढ़ा जाता है। लेकिन जब गणित जैसे विषय की बात आती है तो ब्रेल पर्याप्त नहीं है। यहीं पर टेलर फ्रेम और अबेकस की भूमिका आती है। टेलर फ्रेम दृष्टि बाधित शिक्षार्थियों के लिए गणित का एक चमत्कारी उपकरण है। ये एल्यूमिनियम या प्लास्टिक का एक फ्रेम होता है जिसमें अष्टकोणीय या 8 कोनों वाले छोटे छोटे छेद होते हैं। इसके साथ विशेष प्रकार के धातु के खूंटे या पेग्स आते हैं। इन पेग्स को घुमाकर 8 अलग अलग दिशाओं में इन छेदों में डाला जा सकता है और हर दिशा एक अलग संख्या या गणितीय चिन्हों को दर्शाती है, जैसे जोड़, घटाना, गुणा। हाँ, ये स्पर्शनीय शिक्षा या टैक्टाइल एजुकेशन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इसके साथ ही ओरिएंटेशन और मोबिलिटी का प्रशिक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके 3 स्पष्ट चरण होते हैं। पहला, स्थानिक जागरूकता या स्पेशल अवेयरनेस, जहां बच्चा अपने शरीर और आसपास के वातावरण के बीच के संबंध को समझता है। दूसरा, सुरक्षित आवागमन, जहां वो बिना टकराए चलना सीखता है। और तीसरा, एक उपकरण के रूप में सफेद छड़ी का प्रभावी उपयोग करना, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है।
दृष्टि बाधिता के इस विश्लेषण के बाद अब हम इस चर्चा के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण भाग की ओर बढ़ते हैं। श्रवण बाधिता यानी हियरिंग इम्पेयरमेंट। दृष्टि की कमी इंसान के भौतिक वातावरण से जुड़ाव को प्रभावित करती है, लेकिन सुनने की कमी का सीधा असर मानवीय संपर्क और संचार पर पड़ता है। आवाज को मापने के लिए दो मुख्य इकाइयां हैं। डेसिबल, जो आवाज की तीव्रता या लाउडनेस को मापता है, और हर्ट्ज, जो आवाज की पिच या आवृत्ति को मापता है। श्रवण दोष के वर्गीकरण के लिए हमेशा डेसिबल का उपयोग किया जाता है। परीक्षाओं के लिए ये डेसिबल चार्ट एक मास्टर कुंजी है। सामान्य सुनने की क्षमता 0 से 25 डेसिबल तक होती है। जब नुकसान 26 से 40 डेसिबल के बीच होता है तो उसे हल्का या माइल्ड लॉस कहते हैं। ऐसे बच्चे कक्षा में फुसफुसाहट या दूर से आ रही आवाजें मिस कर देते हैं। 41 से 55 डेसिबल मध्यम या मॉडरेट श्रेणी में आता है, जहां सामान्य बातचीत समझने में भी संघर्ष करना पड़ता है। 71 से 90 डेसिबल गंभीर नुकसान है। लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है 91 डेसिबल या उससे अधिक का स्तर। इसे अति गंभीर या प्रोफाउंड लॉस कहा जाता है। इस स्तर पर व्यक्ति को चिकित्सकीय और शैक्षणिक दोनों ही रूपों में पूर्णतः बधिर माना जाता है। ऐसे शिक्षार्थियों के लिए सामान्य हेयरिंग एड्स काम नहीं करते और वे संचार के लिए पूरी तरह से विजुअल माध्यमों या सांकेतिक भाषा पर निर्भर होते हैं। श्रवण बाधिता का एक शिक्षार्थी के विकास पर जो सबसे विनाशकारी प्रभाव पड़ता है वो है भाषा और बोलने की देरी। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि इन बच्चों के वोकल कॉर्ड्स या बोलने वाले अंग बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, फिर भी वे बोल नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? ये प्राकृतिक भाषा प्राप्ति या नेचुरल स्पीच एक्विजिशन का सिद्धांत है। एक सामान्य बच्चा बोलना कैसे शुरू करता है? वो अपने माता पिता और आसपास के लोगों को बोलते हुए सुनता है, उन ध्वनियों को अपने मस्तिष्क में रजिस्टर करता है और फिर उन्हें दोहराने की कोशिश करता है। ये एक ऑडियो फीडबैक लूप है। लेकिन एक श्रवण बाधित बच्चे के मामले में ये लूप कभी शुरू ही नहीं होता। जब कोई ध्वनि मस्तिष्क तक पहुंच ही नहीं रही है तो बच्चा उसकी नकल कैसे करेगा? इसीलिए वे मूक रह जाते हैं। लेकिन यहाँ भी वही नियम लागू होता है जो हमने दृष्टि बाधिता में देखा था। श्रवण दोष का बच्चे के कच्चे आईक्यू या बुद्धिमत्ता से कोई लेना देना नहीं है। उनकी गणितीय तर्क क्षमता या विजुअल पैटर्न पहचानने की क्षमता बिल्कुल सामान्य होती है। उनका अकादमिक पिछड़ापन केवल इतिहास या साहित्य जैसे उन विषयों में दिखता है जहाँ भारी भाषा बोध की आवश्यकता होती है। इसके साथ जुड़ा सामाजिक और भावनात्मक अलगाव भी बहुत गहरा होता है। जब कोई बच्चा अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता और दूसरे बच्चे उसे समझ नहीं पाते तो भारी हताशा पैदा होती है। और अक्सर कक्षा में ये हताशा आक्रामकता या व्यवहार संबंधी समस्याओं के रूप में बाहर आती है। इसीलिए कारणों को समझना बहुत जरूरी है। श्रवण दोष को एनाटॉमी के आधार पर दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है और इनके बीच का अंतर समझना बहुत ही आवश्यक है। शाल्की यानी कंडक्टिव और संवेदी तंत्रिका यानी सेंसोरी न्यूरल। चालकीय या कंडक्टिव हियरिंग लॉस को समझना थोड़ा सीधा है। ये बाहरी या मध्य कान में एक भौतिक रुकावट के कारण होता है। मान लीजिए ध्वनि तरंगे कान के अंदर जाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन रास्ते में बहुत अधिक वैक्स जमा है या ओटिटिस मीडिया हो गया है। ओटिटिस मीडिया एक प्रकार का गंभीर मध्य कान का संक्रमण है जिसमें कान के पर्दे के पीछे तरल पदार्थ भर जाता है जिससे पर्दा ठीक से कंपन नहीं कर पाता। चूंकि ये एक यांत्रिक या भौतिक रुकावट है, इसलिए इसे अक्सर दवा या एक छोटी सी सर्जरी के जरिए पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। लेकिन संवेदी तंत्रिका या सेंसरी न्यूरल लॉस एक पूरी तरह से अलग और कहीं अधिक जटिल चुनौती है। इसका बाहरी कान से कोई लेना देना नहीं है। ये आंतरिक कान की समस्या है। आंतरिक कान में एक घोंघे के आकार का अंग होता है जिसे कॉक्लिया कहते हैं। इसके अंदर सूक्ष्म बालों जैसी संरचनाएं होती हैं जो ध्वनि तरंगों को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलकर श्रवण तंत्रिका के जरिए मस्तिष्क तक भेजती हैं। मेनिंजाइटिस जैसी दिमागी बीमारी, गर्भावस्था के दौरान रूबेला संक्रमण या लंबे समय तक अत्यधिक शोर के संपर्क में रहने से ये सूक्ष्म संरचनाएं हमेशा के लिए नष्ट हो जाती हैं। एक बार जब सेंसरी खराब हो गया तो ये नुकसान स्थायी होता है। इसे किसी दवा से ठीक नहीं किया जा सकता। इन दोनों प्रकार के नुकसान के आधार पर ही तकनीकी सहायता का चुनाव किया जाता है। सामान्य हियरिंग एड्स केवल आवाज को बढ़ाने वाले एम्पलीफायर हैं। ये कंडक्टिव लॉस या हल्के सेंसोरी न्यूरल लॉस में बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन जो बच्चे 91 डेसिबल से अधिक वाले प्रोफाउंड सेंसोरी न्यूरल लॉस का शिकार हैं, उनके लिए हियरिंग एड बेकार हैं। उनके लिए चिकित्सा विज्ञान ने कॉक्लियर इम्प्लांट्स का निर्माण किया है। कॉक्लियर इम्प्लांट वास्तव में एक चमत्कार है। ये केवल आवाज को बढ़ाता नहीं है
बल्कि ये क्षतिग्रस्त कान को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। इसमें एक बाहरी माइक्रोफोन होता है जो आवाज पकड़ता है और शल्य चिकित्सा द्वारा कान के अंदर लगाई गई एक इलेक्ट्रोड एरे होती है। का दौर था जहां शिक्षकों का मानना था कि बधिर बच्चों को केवल होंठ पढ़ना और बोलना सीखना चाहिए। इस दौरान सांकेतिक भाषा का प्रयोग सख्त मना था। फिर मैनुअलिज्म का दौर आया जहां पूरा ध्यान केवल सांकेतिक भाषा और फिंगर स्पेलिंग पर केंद्रित हो गया। लेकिन आधुनिक शिक्षा शास्त्र और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं का सबसे महत्वपूर्ण विषय है संपूर्ण संप्रेषण या टोटल कम्युनिकेशन। यहाँ कोई एक विधि नहीं है, बल्कि एक व्यापक दर्शन है। इसका मूल सिद्धांत यह है कि संचार में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। कक्षा में शिक्षक बोलते भी हैं, साथ ही अपने हाथों से सांकेतिक भाषा का प्रयोग भी करते हैं, चेहरे के हाव भाव भी बदलते हैं और लिप रीडिंग को भी प्रोत्साहित करते हैं। बच्चे को जिस भी माध्यम से समझ में आए, सूचना उस तक पहुंचनी चाहिए। ये दृष्टिकोण बच्चे को किसी एक विधि में बांधने के बजाय उसके लिए संचार के सारे दरवाजे खोल देता है। और परीक्षाओं के लिए नोट्स में राष्ट्रीय संस्थानों को याद रखने के लिए बहुत ही शानदार स्मरण सूत्र दिए गए हैं। जैसे दृष्टि बाधित लोगों के लिए संस्थान है NIVH, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड। इसे कैसे याद रखें? दृष्टि का मतलब है दूर तक देखना। हम दूर तक क्या देखते हैं? पहाड़। और पहाड़ कहाँ है? देहरादून में। तो NIVH देहरादून में स्थित है। और इसी तरह श्रवण बाधित लोगों के लिए संस्थान है AYJ-NIHH, अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड। सुनने की समस्या सबसे ज्यादा कहाँ महसूस होती है? जहां अत्यधिक शोरगुल होता है। भारत का सबसे व्यस्त और शोरगुल वाला शहर कौन सा है? मुंबई। तो ये संस्थान मुंबई में है। परीक्षा के दबाव में ये वैचारिक सूत्र बहुत कारगर साबित होते हैं। तो आज की इस गहन चर्चा को समेटते हुए एक त्वरित चीट शीट पर नजर डालते हैं। कानूनी अंधता या लीगल ब्लाइंडनेस का थ्रेशोल्ड 20/200 है। गणित के लिए स्पर्शनीय उपकरण टेलर फ्रेम है। श्रवण क्षमता को डेसिबल में मापते हैं और 91 डेसिबल से अधिक प्रोफाउंड या अति गंभीर नुकसान है। आंतरिक कान या कोक्लिया में स्थायी डैमेज को सेंसोरी न्यूरल लॉस कहते हैं। और आधुनिक समावेशी शिक्षा का मानक टोटल कम्युनिकेशन है। इस संपूर्ण विश्लेषण के बाद एक बहुत ही नया और वैचारिक प्रश्न खड़ा होता है जिस पर सभी शिक्षार्थियों को विचार करना चाहिए। बिल्कुल, वो क्या है? हमने पूरे समय यह चर्चा की कि इन बच्चों का IQ पूरी तरह सामान्य है। बाधा केवल संवेदी इनपुट की है। आंखें या कान मस्तिष्क तक डेटा नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जी। तो जरा सोचिए कि अगले 10 या 15 वर्षों में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरालिंक जैसी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस तकनीकें या एडवांस्ड VR ग्लासेस पूरी तरह से विकसित हो जाएंगे, तब क्या होगा? ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। ऐसी तकनीकें जो बाहरी कैमरों या माइक्रोफोन के डेटा को सीधे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स तक फीड कर सकें, आंखों और कानों को बाईपास करते हुए। क्या तब विशेष शिक्षा का ये पूरा ढांचा और ये अलग कक्षाएं ही अप्रासंगिक नहीं हो जाएंगी? क्या तकनीक भविष्य में विशेष और सामान्य शिक्षार्थियों के बीच की इस खाई को हमेशा के लिए मिटाकर एक पूर्णतः समान शिक्षा प्रणाली खड़ी कर देगी? ये वाकई एक ऐसा विचार है जो शिक्षा के भविष्य को देखने का नजरिया बदल देता है। जब तकनीक संवेदी बाधाओं को पूरी तरह से खत्म कर देगी, तब सीखने की कोई सीमा नहीं रहेगी। इस अद्भुत और विचारोत्तेजक चर्चा के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। आगामी यूजीसी नेट, JRF और उच्च शिक्षा की सभी परीक्षाओं के लिए सभी परीक्षार्थियों को ढेरों शुभकामनाएं। ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस नई और बेहद दिलचस्प गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है वो उच्च शिक्षा के कुछ बहुत ही जटिल पहलुओं को छूती है। हाँ, और हम विशेष शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल, यह विषय विशेष रूप से यूजीसी नेट, JRF और UPHAC जैसी उच्च स्तरीय परीक्षाओं के पाठ्यक्रम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए, आज की ये चर्चा केवल अकादमिक सिद्धांतों या परीक्षा की तैयारी तक सीमित नहीं रहने वाली है। सही बात है। हम मुख्य रूप से दो बहुत ही अलग लेकिन शैक्षिक दृष्टिकोण से बेहद चुनौतीपूर्ण श्रेणियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पहली श्रेणी है अस्थिबाधित यानी ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप छात्र और दूसरी है प्रतिभाशाली तथा सृजनात्मक यानी गिफ्टेड और क्रिएटिव छात्र। और ये विषय अपने आप में बहुत व्यापक है। जब हम इन अकादमिक रूपरेखाओं और स्लाइड्स को पढ़ते हैं तो असल में हम क्या पढ़ रहे होते हैं? हम वास्तव में इस बात का अध्ययन कर रहे होते हैं
कि मानव शरीर और मस्तिष्क की चरम विविधताओं के प्रति हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली कैसी प्रतिक्रिया देती है। मतलब ये केवल इस बारे में नहीं है कि एक शिक्षक कक्षा में क्या पढ़ाता है। बिल्कुल नहीं, ये इस बारे में है कि एक समाज के रूप में हम उन व्यक्तियों के लिए अपनी संस्थागत संरचनाओं को कैसे ढालते हैं जो तथाकथित सामान्य या औसत के सांचे में बिल्कुल फिट नहीं बैठते। यही वो बिंदु है जहां से मैं आज की चर्चा शुरू करना चाहती हूँ। चलिए शारीरिक चुनौतियों से शुरुआत करते हैं। हाँ, जिसे आधिकारिक और कानूनी शब्दावली में लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहा जाता है। एक बुनियादी स्तर पर देखा जाए तो ये मस्कुलोस्केलेटल या नर्वस सिस्टम की किसी समस्या से उत्पन्न होने वाली स्थिति है जो किसी व्यक्ति की गतिशीलता को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। सही कहा, लेकिन अगर हम इसे शैक्षिक वातावरण के चश्मे से देखें तो यह एक बहुत ही जटिल परिदृश्य पैदा करता है और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी विभाजन है जिसे समझना जरूरी है। वो तकनीकी विभाजन क्या है? देखिए, लोकोमोटर डिसेबिलिटी कोई एक एकल स्थिति नहीं है। इसे मुख्य रूप से दो पूरी तरह से अलग श्रेणियों में बांटा जाता है और एक शिक्षक या असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में दोनों के प्रति आपका दृष्टिकोण अलग होना चाहिए। तो पहली श्रेणी कौन सी है? पहली श्रेणी न्यूरोलॉजिकल विकारों की है। इसमें समस्या अंगों में नहीं होती बल्कि मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी में होती है जो उन अंगों को नियंत्रित करते हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण सेरेब्रल पैल्सी यानी प्रमस्तिष्क घात है। बिल्कुल, सेरेब्रल पैल्सी। और परीक्षा के नजरिए से ये याद रखना जरूरी है कि ये एक गैर प्रगतिशील स्थिति है। गैर प्रगतिशील का मतलब? इसका मतलब है कि मस्तिष्क को जो नुकसान जन्म से पहले या जन्म के दौरान हुआ है वो समय के साथ और खराब नहीं होगा, स्थिति स्थिर रहती है। स्रोत सामग्री में सेरेब्रल पैल्सी के भी कई प्रकार बताए गए हैं, स्पास्टिक, एथेटॉइड और अटैक्सिक। हाँ, ये तीन मुख्य प्रकार हैं। नाम तो काफी चिकित्सकीय लगते हैं, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि एक वास्तविक क्लासरूम सेटिंग में एक शिक्षक के सामने ये अलग-अलग प्रकार किस तरह की विशिष्ट चुनौतियां पेश करते हैं। ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। अगर हम स्पैस्टिक सीपी की बात करें, जो कि सबसे आम है, तो इसमें मांसपेशियां बहुत सख्त हो जाती हैं। मतलब उन्हें हिलाना मुश्किल होता है? हाँ, क्लासरूम में इसका मतलब है कि छात्र को पेन पकड़ने या लगातार लिखने में अत्यधिक शारीरिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ सकती है। और एथेटॉइड सीपी में क्या होता है? वहीं एथेटॉइड सीपी में अनैच्छिक हरकतें होती हैं। छात्र का अपने शरीर की हरकतों पर नियंत्रण नहीं होता। इससे तो उनका ध्यान केंद्रित करना या बारीक काम करना मुश्किल हो जाता होगा। बिल्कुल। और तीसरा है अटैक्सिक सीपी, जो संतुलन और गहराई के अनुमान को बिगाड़ देता है। गहराई का अनुमान? हाँ, ऐसे छात्र के लिए ब्लैक बोर्ड से देखकर कॉपी में एक सीधी लाइन में लिखना एक बहुत बड़ा संघर्ष हो सकता है, क्योंकि उनका मस्तिष्क उस स्थानिक जागरूकता को प्रोसेस नहीं कर पाता। ये स्पष्ट करता है कि न्यूरोलॉजिकल विकार सिर्फ चलने फिरने तक सीमित नहीं है, वे सीखने की पूरी भौतिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। एकदम सही। और इसी श्रेणी में स्पाइना बिफिडा और पोलियोमाइलिटिस भी आते हैं। स्पाइना बिफिडा, जो कि रीढ़ की हड्डी का एक जन्म दोष है। हाँ, और पोलियोमाइलिटिस एक वायरल संक्रमण है जो लकवा मारता है। ये दोनों सीधे तंत्रिका तंत्र और मोटर न्यूरॉन्स को प्रभावित करके गतिशीलता को सीमित करते हैं। अच्छा, अब अगर हम दूसरी श्रेणी की ओर मुड़े, मस्कुलोस्केलेटल विकार, तो यहाँ परिदृश्य थोड़ा बदल जाता है ना? बिल्कुल। यहाँ समस्या नर्वस सिस्टम में नहीं बल्कि सीधे हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों में है। स्रोत सामग्री में मस्कुलर डिस्ट्रोफी को इसका एक प्रमुख उदाहरण बताया गया है। हाँ, और जो बात इसे सेरेब्रल पाल्सी से अलग और शायद मनोवैज्ञानिक रूप से अधिक चुनौतीपूर्ण बनाती है वह ये कि ये एक आनुवंशिक और प्रगतिशील स्थिति है। प्रगतिशील का मतलब ये समय के साथ खराब होती जाती है। हाँ, मस्कुलर डिस्ट्रोफी का प्रगतिशील होना शिक्षाविदों के लिए एक अलग तरह की चुनौती है। बच्चा हो सकता है कि शुरुआत में सामान्य रूप से चले, लेकिन समय के साथ उसकी मांसपेशियां कमजोर होती जाती हैं और अंततः उसे व्हीलचेयर की आवश्यकता हो सकती है। सही कहा। इसके अलावा अंग विच्छेदन यानी एम्पुटेशन और जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी स्थितियां भी इसी मस्कुलोस्केलेटल श्रेणी में आती हैं। जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस बच्चों में जोड़ों की बहुत गंभीर सूजन पैदा करता है। हाँ, जिससे भयंकर दर्द और अकड़न होती है। और इन शारीरिक स्थितियों के साथ साथ एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक परत भी जुड़ी होती है, जैसे कि सामाजिक अलगाव। बिल्कुल, सामाजिक अलगाव, खेलों में भाग न ले पाने की हताशा और आत्मसम्मान में भारी कमी। और यहीं पर वो सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक जाल सामने आता है, जिसे हमारे नोट्स में कॉग्निटिव ट्रैप कहा गया है। ये एक ऐसा बिंदु है जो सीधे तौर पर समाज की मानसिकता पर सवाल उठाता है।
ये शायद विशेष शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी और सबसे विनाशकारी गलतफहमी है। अक्सर ये देखा जाता है कि लोग किसी की शारीरिक अक्षमता को देखकर, विशेष रूप से अगर किसी को बोलने में या चलने में दिक्कत हो रही है, तो वे अवचेतन रूप से ये मान लेते हैं कि उस व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता भी कम होगी। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि शारीरिक रूप से अस्थिबाधित होने का मानसिक मंदता से कोई लेना देना नहीं है। मतलब आईक्यू बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। नॉर्मल क्या, कई मामलों में औसत से कहीं अधिक होता है, जब तक कि मस्तिष्क के उन विशिष्ट हिस्सों को कोई गंभीर और सीधा नुकसान न पहुंचा हो जो संज्ञान से जुड़े हैं। इन छात्रों का आईक्यू पूरी तरह से अप्रभावित रहता है। तो उनका दिमाग जटिल से जटिल गणितीय समीकरणों या दार्शनिक विचारों को प्रोसेस कर रहा होता है, लेकिन उनका शरीर उन विचारों को पारंपरिक तरीके से व्यक्त करने में बाधा उत्पन्न करता है। और जब समाज या कोई शिक्षक उनके शरीर को देखकर उनकी बुद्धि का गलत आकलन करता है, तो ये उस छात्र के आत्मविश्वास के लिए बहुत घातक होता है। यूजीसी नेट के नजरिए से ये एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि समस्या बच्चे की सीखने की क्षमता में नहीं है, समस्या उस भौतिक ढांचे में है जिसमें हम उन्हें ढालने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और यहीं से समावेशी शिक्षा का एक बहुत ही मौलिक सिद्धांत जन्म लेता है। वो सिद्धांत क्या है? वो सिद्धांत है, पाठ्यक्रम नहीं बल्कि वातावरण बदलें। चेंज द एनवायरनमेंट, नॉट द सिलेबस। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। चूंकि उनकी संज्ञानात्मक क्षमताएं बिल्कुल सामान्य है, इसलिए उन्हें आसान या कमजोर पाठ्यक्रम पढ़ाने का कोई तुक नहीं बनता। बिल्कुल नहीं, हमें बस उस माध्यम को बदलना है जिसके द्वारा वे शिक्षा ग्रहण करते हैं। और इस वातावरण को बदलने के लिए शैक्षिक ढांचे में 3 मुख्य स्तंभों को लागू किया जाता है, जो हमारी स्लाइड्स में भी दिए गए हैं। हाँ, पहला और सबसे अपरिहार्य स्तंभ है बाधा रहित वातावरण, यानी बैरियर फ्री एनवायरनमेंट। क्योंकि इन छात्रों का मुख्य संघर्ष गतिशीलता का है, इसलिए संस्थागत वास्तुकला को सुलभ होना चाहिए। रैंप्स, चौड़े दरवाजे, सुलभ वॉशरूम और एंटी स्लिप फ्लोरिंग ये कोई लग्जरी नहीं है। ये शिक्षा के मौलिक अधिकार तक पहुंचने के बुनियादी साधन है। बिल्कुल। और दूसरा स्तंभ तकनीक के इर्द गिर्द घूमता है, सहायक तकनीक या असिस्टिव टेक्नोलॉजी। उच्च शिक्षा में जहां शोध और लंबे असाइनमेंट आवश्यक है, यह तकनीक गेम चेंजर साबित होती है। हाँ, जो छात्र अपनी उंगलियों का उपयोग नहीं कर सकते, उनके लिए स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर हैं, अडेप्टेड कीबोर्ड्स हैं, पेज टर्नर्स हैं और कस्टम व्हीलचेयर हैं। तकनीक ने शारीरिक सीमाओं और बौद्धिक अभिव्यक्ति के बीच की खाई को सच में पाटने का काम किया है। और तीसरा स्तंभ क्या है? तीसरा स्तंभ है एलाइड थेरेपी। ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा केवल कक्षा के भीतर नहीं होती, इसमें छात्र का समग्र शारीरिक पुनर्वास भी शामिल है। स्रोत सामग्री में फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बीच का अंतर स्पष्ट किया गया है। यह उच्च शिक्षा परीक्षाओं के लिए एक संभावित प्रश्न हो सकता है। हाँ, ये बहुत बार पूछा जाता है। हमें इनके बीच के सूक्ष्म अंतर को समझना होगा। फिजियोथेरेपी बड़ी हरकतों पर केंद्रित है, जिसे ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं, जैसे एक इमारत से दूसरी इमारत तक जाना या चलना। सही। लेकिन ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत बारीक और रोजमर्रा के कौशल पर काम करती है, यानी फाइन मोटर स्किल्स। जैसे कि शर्ट के बटन लगाना। हाँ, या अगर हम उच्च शिक्षा का उदाहरण लें, तो एक विज्ञान के छात्र को प्रयोगशाला में टेस्ट ट्यूब कैसे पकड़नी है या कंप्यूटर माउस का उपयोग कैसे करना है, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी का क्षेत्र है, जो उन्हें अकादमिक रूप से स्वतंत्र बनाता है सकते हैं। बिल्कुल। अब इस चर्चा में एक दार्शनिक पुल बनाते हुए चलिए परिदृश्य को पूरी तरह से पलट देते हैं। चलिए। अभी तक हमने उन छात्रों की बात की जिनके भौतिक शरीर उनके पूरी तरह से सक्षम मस्तिष्क को सीमित करते हैं। हाँ। लेकिन विशेष शिक्षा के स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर ऐसे छात्र हैं जिनका अत्यधिक असाधारण मस्तिष्क हमारे सामान्य और औसत शैक्षिक वातावरण द्वारा सीमित कर दिया जाता है। आप प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की बात कर रही हैं। बिल्कुल, गिफ्टेड और क्रिएटिव छात्र। यह एक बहुत ही शानदार तुलना है। गिफ्टेड या प्रतिभाशाली शब्द का उपयोग अक्सर हम बहुत हल्के में कर लेते हैं, लेकिन एकेडमिक मनोविज्ञान में इसकी एक बहुत ही विशिष्ट और कठोर परिभाषा है। हाँ, लेविस टर्मन के प्रतिष्ठित शोध का यहाँ उल्लेख करना जरूरी है। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली होने का संबंध मुख्य रूप से अत्यधिक उच्च जन्मजात बुद्धि से है। उन्होंने इसके लिए एक पैमाना भी तय किया था। हाँ, उन्होंने इसे मापने के लिए 130 या उससे अधिक आईक्यू का एक थ्रेशोल्ड निर्धारित किया था। तो ये वो छात्र हैं जो सूचनाओं को अविश्वसनीय गति से प्रोसेस करते हैं। बिल्कुल।
जिनकी शब्दावली उनकी उम्र के हिसाब से बहुत उन्नत होती है और जो अमूर्त अवधारणाओं को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। लेकिन एक पारंपरिक क्लासरूम में ये एक आशीर्वाद से ज्यादा एक चुनौती बन जाता है। सही कहा। सोचिए, एक बच्चा जो 45 मिनट के लेक्चर की सामग्री को 5 मिनट में समझ लेता है, वो बाकी के 40 मिनट क्या करेगा? वो बोर होगा, उसका ध्यान भटकेगा और वो शायद कक्षा में अनुशासनहीनता भी कर सकता है। और इसके साथ ही एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक स्थिति भी जुड़ी है, जिसे अतुल्यकालिक विकास या एसिंक्रोनस डेवलपमेंट कहा जाता है। ये वास्तव में एक बहुत ही आकर्षक अवधारणा है, इसे थोड़ा विस्तार से समझाएं। अतुल्यकालिक विकास वास्तव में प्रतिभाशाली बच्चों के सामने आने वाली सबसे बड़ी आंतरिक चुनौतियों में से एक है। इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चे का बौद्धिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास एक ही गति से नहीं हो रहा है। वे सिंक्रोनाइज नहीं हैं। बिल्कुल, वे एक दूसरे के साथ तालमेल में नहीं हैं। अगर हम इसका एक व्यवहारिक उदाहरण लें तो ये कल्पना करना ही काफी दिलचस्प है। मान लीजिए एक 8 साल का बच्चा ब्लैक होल की भौतिकी या जटिल दार्शनिक विचारों पर बहस कर रहा है, क्योंकि उसकी बौद्धिक उम्र शायद 14 या 15 साल की है। हाँ, लेकिन जब उसकी मनपसंद पेंसिल खो जाती है तो वो बिल्कुल एक 8 साल के बच्चे की तरह ही जमीन पर लेटकर रोने लगता है, क्योंकि उसकी भावनात्मक उम्र अभी भी 8 साल ही है। और ये विरोधाभास शिक्षकों और माता पिता के लिए बहुत भ्रमित करने वाला हो सकता है। लोग अक्सर यही गलती करते हैं। वो बच्चे की बौद्धिक क्षमता को देखकर उससे हर क्षेत्र में वयस्क जैसी परिपक्वता की उम्मीद करने लगते हैं, जो कि उस बच्चे पर एक अनुचित दबाव डालता है। अब इस प्रतिभा को समग्र रूप से समझने के लिए हमारे नोट्स में जोसेफ रेंजुली का त्रिआयामी मॉडल दिया गया है। रेंजुलीज 3 रिंग कंसेप्शन, ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो रेंजुली ने तर्क दिया कि केवल 130 से ऊपर का आईक्यू होना आपको प्रतिभाशाली नहीं बनाता। सच्ची प्रतिभा 3 विशिष्ट चीजों का प्रतिच्छेदन या मिलन है। पहला है औसत से अधिक क्षमता, यानी वही उच्च बुद्धि या हाई आईक्यू जिसकी हमने बात की। और दूसरा है कार्य के प्रति प्रतिबद्धता, जिसे हम दृढ़ संकल्प या टास्क कमिटमेंट कह सकते हैं। ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो बहुत चतुर होते हैं, लेकिन वे जीवन में कुछ खास हासिल नहीं कर पाते क्योंकि उनमें उस बुद्धिमत्ता को किसी एक कार्य में लगातार लगाने के दृढ़ संकल्प की कमी होती है। बिल्कुल सही। और जो तीसरा वृत्त रेंजुली में बताया वो है सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी। और ये हमें हमारी चर्चा के अगले तार्किक पड़ाव पर ले जाता है। क्या अत्यधिक बुद्धिमान होना और रचनात्मक होना एक ही बात है? नहीं, और ये एक बहुत आम भ्रांति है। अक्सर इन दोनों को एक दूसरे का पर्याय मान लिया जाता है। तो इनके बीच का वैज्ञानिक अंतर क्या है? देखिए, उच्च बुद्धि अक्सर जानकारी को याद रखने, उसका विश्लेषण करने और स्थापित नियमों के भीतर जटिल समस्याओं को हल करने से जुड़ी होती है। यानी अच्छा संस्मरण या मेमोराइजेशन। हाँ, लेकिन सृजनात्मकता का संबंध मौलिकता से है। कुछ ऐसा उत्पन्न करना जो नया भी हो और उपयोगी भी। मतलब एक उच्च बुद्धि वाला छात्र एक किताब को रटकर परीक्षा में 100% अंक ला सकता है, लेकिन एक रचनात्मक छात्र उस किताब के सिद्धांतों पर सवाल उठाएगा और एक नया सिद्धांत प्रतिपादित करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए जेपी गिलफोर्ड के सिद्धांत से बेहतर कोई मॉडल नहीं है। गिलफोर्ड का सिद्धांत, ये नेट परीक्षा का एक और बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। हाँ, गिलफोर्ड ने हमारी विचार प्रक्रिया को 2 बहुत ही स्पष्ट श्रेणियों में बांटा है। कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी अभिसारी चिंतन और डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी चिंतन। हमारी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली लगभग पूरी तरह से कन्वर्जेंट थिंकिंग पर आधारित है, जहां हर सवाल का एक ही सही जवाब होता है। सारे विचार एक ही बिंदु पर आकर खत्म होते हैं, जैसे पारंपरिक आईक्यू टेस्ट। लेकिन कन्वर्जेंट थिंकिंग बुरी नहीं है, ये तथ्यात्मक ज्ञान के लिए आवश्यक है। ये सच है, लेकिन जब हम सृजनात्मकता की बात करते हैं तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग के डोमेन में आती है। अपसारी चिंतन। हाँ, इसका मतलब है एक समस्या से शुरू करके कई अलग अलग और संभावित समाधानों की दिशा में सोचना। विचार एक बिंदु से कई दिशाओं में फैलते हैं। और गिलफोर्ड ने इस रचनात्मक विचार प्रक्रिया को मापने के लिए 4 बहुत ही विशिष्ट तत्व बताए हैं। प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता और विस्तारण। अंग्रेजी में कहे तो फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलैबोरेशन। चलिए इसे क्लासिक थॉट एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। मान लीजिए हम किसी से पूछते हैं कि एक साधारण लाल ईंट के क्या-क्या असामान्य उपयोग हो सकते हैं। मतलब कोई व्यक्ति 1 मिनट में ईंट के 20 उपयोग बता देता है, जैसे दीवार बनाना, रास्ता बनाना, घर बनाना।
तो ये प्रवाह या फ्लुएंसी है। मतलब विचार बहुत तेजी से आ रहे हैं। हाँ, तेजी से कई विचार उत्पन्न करना। लेकिन ध्यान दें कि ये सभी उपयोग निर्माण या कंस्ट्रक्शन की एक ही श्रेणी में आते हैं। तो अगर वह व्यक्ति कहता है कि ईंट का उपयोग अखरोट तोड़ने के लिए पेपर वेट की तरह या एक हथियार के रूप में किया जा सकता है, तो यहाँ लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी दिखती है। बिल्कुल, वो विचारों की विभिन्न श्रेणियों में छलांग लगा रहा है। और मौलिकता कहाँ आती है? मौलिकता या ओरिजिनलिटी तब आती है जब वो कोई ऐसा उपयोग बताता है जो किसी और के दिमाग में नहीं आया। जैसे ईंट को पीस कर रंगीन पाउडर बनाना और उससे पेंटिंग करना। हाँ, ये विचार अद्वितीय और दुर्लभ है। और अंततः आता है विस्तारण या इलेबोरेशन। विस्तारण वह क्षमता है जहाँ व्यक्ति उस मूल विचार को लेता है और उसमें विस्तृत विवरण जोड़ता है, जैसे वो पेंटिंग कैसे बनाई जाएगी, उसमें पानी का अनुपात क्या होगा आदि। ये बहुत स्पष्ट रहता है कि रचनात्मकता केवल हवा में विचार उछालना नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक व्यवस्थित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। अब एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल उठता है। एक शिक्षा प्रणाली जो लाखों छात्रों को संभालती है, वो इन प्रतिभाशाली और रचनात्मक छात्रों की पहचान कैसे करती है? क्योंकि अगर हम इन्हें पहचानेंगे नहीं, तो हम इन्हें सही शिक्षा नहीं दे पाएंगे। हाँ, तो ये पहचान या आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया क्या है? पहचान की प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि हम क्या खोज रहे हैं। अगर हम गिफ्टेडनेस या उच्च बौद्धिक क्षमता की तलाश कर रहे हैं, तो स्टैनफोर्ड, बिने या विस्क जैसे मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। और इसके साथ ही शिक्षकों के नामांकन या अवलोकन का भी बहुत महत्व है। बिल्कुल, लेकिन सृजनात्मकता को मापना कहीं अधिक जटिल है। इसके लिए कौन से टेस्ट होते हैं? इसके लिए ईपी टॉरेंस, जिन्हें सृजनात्मकता का पिता भी कहा जाता है, उनका टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग यानी टीटीसीटी सबसे प्रसिद्ध है। टॉरेंस ने मूल्यांकन का एक पूरा ढांचा तैयार किया जो गिलफोर्ड के अपसारी चिंतन के तत्वों को मापता है। हाँ, और भारतीय संदर्भ में उच्च शिक्षा और शोध के लिए बाकर मेहदी टेस्ट का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसके अलावा छात्रों के पोर्टफोलियो, उनके द्वारा लिखी गई कविताएं, बनाए गए मॉडल या कलाकृतियां उनकी रचनात्मकता का बहुत मजबूत प्रमाण होते हैं। सही कहा। अब एक बार जब हमने इन असाधारण बच्चों की पहचान कर ली, तो शिक्षा जगत के सामने सबसे बड़ी चुनौती आती है कि उन्हें पढ़ाया कैसे जाए, क्योंकि सामान्य पाठ्यक्रम तो उनके लिए काम नहीं कर रहा है। यहीं शिक्षाविदों के बीच दो प्रमुख शैक्षिक मॉडल्स को लेकर हमेशा एक बहस रहती है। पहला है त्वरण यानी एक्सेलरेशन और दूसरा है संवर्धन यानी एनरिचमेंट। त्वरण का सीधा सा मतलब है बच्चे को अकादमिक सीढ़ी पर तेजी से ऊपर चढ़ाना, जैसे एक ग्रेड छोड़ना या कम उम्र में प्रवेश देना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। हाँ, त्वरण बच्चे की अकादमिक भूख तो मिटा सकता है, लेकिन ये अक्सर अतुल्यकालिक विकास की वास्तविकता को नजरअंदाज कर देता है, जो हमने पहले चर्चा की थी। बिल्कुल। एक 10 साल के प्रतिभाशाली छात्र को 15 साल के छात्रों के साथ बैठा देने से उसे गणित की चुनौतीपूर्ण कक्षा तो मिल जाएगी, लेकिन सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर वो पूरी तरह से अलग थलग पड़ सकता है। उसके पास 15 साल के किशोरों के साथ साझा करने के लिए कोई सामाजिक अनुभव नहीं होगा, जिससे गंभीर मनोवैज्ञानिक तनाव पैदा हो सकता है। और यही कारण है कि उच्च शिक्षा और आधुनिक शैक्षणिक मनोविज्ञान में संवर्धन यानी एनरिचमेंट मॉडल को अधिक सुरक्षित और समग्र दृष्टिकोण माना जाता है। परीक्षा की कुंजी या एग्जाम की यही है। संवर्धन में हम बच्चे को उसके हम उम्र साथियों से अलग नहीं करते। नहीं, वो उसी कक्षा में रहता है, लेकिन हम उसे उसी विषय में बहुत गहरी, अधिक जटिल और विश्लेषणात्मक सामग्री प्रदान करते हैं। संवर्धन वास्तव में अपसारी चिंतन को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका है। इसमें छात्रों को स्वतंत्र शोध करने, जटिल प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अवसर मिलता है। यह उनके सामाजिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए उनकी बौद्धिक क्षमता को चुनौती देता है। हालांकि ये शिक्षकों से बहुत अधिक मांग करता है, क्योंकि उन्हें एक ही कक्षा में कई अलग अलग बौद्धिक स्तरों को एक साथ प्रबंधित करना होता है। हाँ, ये आसान नहीं है। इस पूरी गहन चर्चा को अगर हम समेटे तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभर कर आती है। विशेष शिक्षा का मूल दर्शन इस मान्यता पर टिका है कि शिक्षा प्रणाली को छात्र के अनुकूल होना चाहिए, न कि छात्र को प्रणाली के सांचे में जबरदस्ती फिट किया जाना चाहिए। शारीरिक चुनौतियों वाले छात्रों के लिए ये भौतिक वातावरण को बाधा रहित बनाने और उन्हें तकनीक के माध्यम से सशक्त करने के बारे में है, ताकि उनका पूरी तरह से सक्षम मस्तिष्क दुनिया के सामने आ सके। और प्रतिभाशाली और रचनात्मक छात्रों के मामले में ये उनके विचारों के प्रवाह को पहचानने, अपसारी चिंतन को पोषित करने और संवर्धन के माध्यम से उनकी जिज्ञासा को शांत करने के बारे में है।
ताकि वे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें। ये एक ऐसा परिदृश्य है जो मानव विविधता की गहराई को दर्शाता है। श्रोताओं को ये याद रखना चाहिए कि ये अकादमिक तथ्य हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम एक समाज के रूप में विविधता को कैसे संभालते हैं। बिल्कुल सही बात है। अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमने आज चर्चा नहीं की है, लेकिन ये हर शिक्षाविद को सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या है? यदि बाधा रहित भौतिक वातावरण और अनुकूलित संवर्धन कार्यक्रम विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की इतनी अद्भुत क्षमताओं को बाहर ला सकते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी वर्तमान मानक शिक्षा प्रणाली में ऐसी कौन सी अदृश्य बाधाएं मौजूद हैं जो आज भी एक औसत छात्र की वास्तविक क्षमता को बाहर आने से रोक रही हैं। बहुत ही गहरा सवाल है। श्रोताओं को इस पर विचार जरूर करना चाहिए। आज की इस गहन चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज के इस गहन विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम शिक्षा और बाल मनोविज्ञान के एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां चीजें हम वैसी बिल्कुल नहीं होती जैसी वो बाहर से दिखाई देती हैं। बिल्कुल, और ये एक ऐसा विषय है जो हर शिक्षक और शोधकर्ता को गहराई से समझना चाहिए। सही कहा। अक्सर हमारे आसपास ऐसे बच्चे होते हैं जो या तो पढ़ाई में लगातार पिछड़ रहे होते हैं या फिर वो जानबूझकर हर नियम को तोड़ते हुए एक अपराध की दिशा में बढ़ रहे होते हैं। सतह से देखने पर हम बड़ी आसानी से उन पर आलसी या फिर बदमाश का लेबल लगा देते हैं, जो कि बहुत ही गलत अप्रोच है। समाज अक्सर लक्षणों को ही बीमारी मान लेता है। एग्जैक्टली। और आज का हमारा मिशन इन्हीं लेबल्स के पीछे छिपे विज्ञान और मनोविज्ञान को गहराई से समझना है। आज की हमारी इस चर्चा का आधार एक बहुत ही विस्तृत अकादमिक स्लाइड डेक है, जिसे मुख्य रूप से उच्च शिक्षा परीक्षाओं जैसे कि यूजीसी नेट एजुकेशन और जेआरएफ की तैयारी के लिए डिजाइन किया गया है। और एक विश्लेषक के तौर पर इस चर्चा का हिस्सा बनना मेरे लिए हमेशा की तरह बहुत रोमांचक है। आज हम जो डेटा देखने वाले हैं वो स्पष्ट रूप से दो अलग अलग चुनौतियों का विश्लेषण करता है। हाँ, तो पहली चुनौती है अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज, जो पूरी तरह से एक न्यूरोलॉजिकल मामला है। और दूसरी चुनौती है बाल अपराध या जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी, जो एक व्यवहारिक और सामाजिक समस्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में उतरते हैं। मैं तैयार हूँ। शुरुआत लर्निंग डिसेबिलिटीज से करते हैं, जिसे अक्सर एक हिडन डिसेबिलिटी यानी छिपी हुई अक्षमता कहा जाता है। ये हिडन वाला हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा। रिसर्च में एक बहुत ही चौंकाने वाला विरोधाभास सामने आता है। डेटा दिखाता है कि इन बच्चों का आईक्यू औसत होता है या कई मामलों में तो औसत से भी कहीं अधिक होता है। हाँ, वो देखने में बिल्कुल सामान्य लगते हैं। उनकी बातचीत का तरीका भी बहुत स्मार्ट हो सकता है। तो फिर यहाँ एक आम इंसान के मन में सवाल उठेगा कि रुको, अगर उनका आईक्यू इतना ज्यादा है और वो शारीरिक रूप से भी बिल्कुल ठीक हैं, तो क्या वो सिर्फ थोड़ी और मेहनत करके पढ़ाई में अच्छे नहीं हो सकते? लोग अक्सर कहते हैं कि बच्चा बस आलसी है या वो ध्यान नहीं दे रहा है। और यही तो सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक भ्रम है। देखिए, ये कोई आलस नहीं है और ना ही ये किसी प्रकार की मानसिक मंदता या मेंटल रिटार्डेशन है। तो फिर असल में हो क्या रहा है उनके दिमाग में? मैं इसे एक उदाहरण से समझाती हूँ। मान लीजिए आपके पास एक बहुत ही हाई एंड और महंगा कंप्यूटर है। उसका प्रोसेसर बहुत तेज है, जो बच्चे का आईक्यू है, लेकिन जो कीबोर्ड उस कंप्यूटर से जुड़ा है उसकी वायरिंग अंदर से उलझी हुई है। ओहो, मतलब इनपुट में गड़बड़ है। हाँ, आप ए दबाते हैं लेकिन स्क्रीन पर जेड टाइप होता है। अब उस कीबोर्ड पर कितनी भी जोर से टाइप कर लें या कितनी भी मेहनत कर लें, स्क्रीन पर सही स्पेलिंग नहीं आएगी। लर्निंग डिसेबिलिटी बिल्कुल ऐसी ही है। ये एक न्यूरोलॉजिकल विकार है। तो आंखें और कान जानकारी तो सही ले रहे हैं? बिल्कुल, वो जानकारी को सही तरीके से ग्रहण करते हैं, लेकिन जब वो जानकारी दिमाग के प्रोसेसिंग सेंटर तक पहुंचती है तो वहां की वायरिंग उसे एक अलग ही रूप में डिकोड कर देती है। यानी हार्डवेयर शक्तिशाली है लेकिन डेटा के प्रवाह में कहीं कोई बड़ी रुकावट है। सही कहा। मनोवैज्ञानिक इसे डिस्क्रिपेंसी या एक बड़े अंतर के सिद्धांत के रूप में परिभाषित करते हैं। ये यूजीसी नेट के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। डिस्क्रिपेंसी मॉडल ये कैसे काम करता है? इसमें एक तरफ बच्चे की वास्तविक क्षमता है, यानी उसका उच्च आईक्यू, और दूसरी तरफ उसका वास्तविक शैक्षणिक प्रदर्शन है जो बहुत ही कम है। इन दोनों के बीच जो एक विशाल खाई होती है, वही लर्निंग डिसेबिलिटी का सबसे बड़ा संकेत है। वो दुनिया के सबसे होशियार बच्चे हो सकते हैं, लेकिन एक साधारण सा पैराग्राफ पढ़ना उनके लिए पहाड़ चढ़ने जैसा हो सकता है। बिल्कुल। और ये अंदर ही अंदर कितना घुटन भरा होता होगा जब हर कोई बस आलसी कह रहा हो। अब रिसर्च हमें इन अक्षमताओं की एक पूरी टैक्सोनॉमी या विशिष्ट प्रकारों के बारे में बताती है।
सबसे पहला और शायद सबसे चर्चित नाम है डिसलेक्सिया। हाँ, डिसलेक्सिया। अक्सर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है सिर्फ अक्षरों को उल्टा पढ़ना, जैसे अंग्रेजी के बी को डी पढ़ लेना। लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या है? दिमाग ऐसा करता ही क्यों है? ये बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए, डिसलेक्सिया सिर्फ एक रीडिंग मिस्टेक नहीं है। असल में मानव दिमाग का जो हिस्सा विजुअल प्रोसेसिंग करता है, वो मुख्य रूप से 3D दुनिया को समझने के लिए विकसित हुआ है। 3D दुनिया मतलब हमारे आसपास की चीजें? हाँ, वास्तविक दुनिया में अगर एक कुर्सी का मुंह बाईं तरफ है तो वो कुर्सी है, अगर उसका मुंह दाईं तरफ घुमा दिया जाए तब भी वो कुर्सी ही रहती है। दिमाग को यही सिखाया गया है कि दिशा बदलने से वस्तु नहीं बदलती। अच्छा, तो दिमाग अक्षरों को भी ऑब्जेक्ट्स की तरह देखता है। एग्जैक्टली। जब बात 2D कागज पर छपे अक्षरों की आती है तो नियम बदल जाते हैं। एक गोला और उसके साथ एक डंडा। अगर डंडा दाईं ओर है तो वो बी है, बाईं ओर है तो डी है, नीचे है तो पी है। वाह, ये तो बहुत ही तार्किक लग रहा है ना? डिसलेक्सिया वाले बच्चे का दिमाग उन अक्षरों को 3D वस्तुओं की तरह ही प्रोसेस करता है। उसका दिमाग कहता है कि अरे, ये तो वही आकार है, बस घूम गया है। यही कारण है कि वो 100 को वॉज पढ़ लेते हैं। उनके लिए अक्षर कागज पर तैरते या नाचते हुए प्रतीत होते हैं। ये नजरिया तो पूरी तरह से आंखें खोलने वाला है। यानी उनका दिमाग कुछ गलत नहीं कर रहा, बस वो 3D दुनिया के नियमों को 2D अक्षरों पर लागू कर रहा है। इसके बाद स्लाइड डेक में एक और शब्द आता है, डिस्ग्राफिया। हाँ, डिस्ग्राफिया, जिसका संबंध लिखने से है। क्या ये सिर्फ खराब लिखावट का मामला है या कुछ और? खराब लिखावट तो सिर्फ हिमशेर का सिरा है। डिस्ग्राफिया लिखने की प्रक्रिया का एक बहुत गहरा संघर्ष है। वो कैसे? लिखने के लिए हमारे दिमाग को एक साथ कई काम करने होते हैं। पहले विचारों को सोचना, फिर उन्हें शब्दों में बदलना, फिर उन शब्दों को स्पेलिंग में तोड़ना और अंत में हाथ की मांसपेशियों को निर्देश देना कि वो पेन को सही दबाव के साथ कागज पर चलाएं। ये तो सच में एक बहुत जटिल चेन है। और डिस्ग्राफिया वाले बच्चों के दिमाग में इस पूरी चेन में शॉर्ट सर्किट होता है। उनके लिए एक साधारण वाक्य लिखना इतना मानसिक और शारीरिक रूप से थका देने वाला होता है कि वो अक्सर लिखते लिखते हार मान लेते हैं। तभी शायद उनके शब्दों के बीच की दूरी अजीब होती है और अक्षर लाइन से बाहर जा रहे होते हैं। हाँ, वो अपने विचारों को कागज पर व्यवस्थित ही नहीं कर पाते। ये तो एक मैराथन दौड़ने जैसा है। और अगर गणित की बात करें तो उसके लिए डिस्कैल्कुलिया का जिक्र है। डिस्कैल्कुलिया, जिसे नंबर ब्लाइंडनेस भी समझ सकते हैं। इसमें नंबर, समय, पैसे और बुनियादी गणना पूरी तरह से एलियन भाषा लगते हैं। लेकिन इन सबके बीच डेटा में एक और प्रकार है जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया, वो है डिस्प्रेक्सिया। ये पढ़ाई से ज्यादा मोटर समन्वय या मोटर कोऑर्डिनेशन की समस्या लगती है। हाँ, डिस्प्रेक्सिया अक्सर ऐसे बच्चों को बहुत क्लमजी या बेढंगा मान लिया जाता है और इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका सीधा असर बच्चे के आत्मसम्मान पर पड़ता है। इसमें फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स का संघर्ष होता है, राइट? बिल्कुल। दिमाग मांसपेशियों को सही समय पर सही हरकत करने का सिग्नल नहीं भेज पाता। रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना करें। एक बच्चा सुबह स्कूल के लिए तैयार हो रहा है। उसे अपनी शर्ट के बटन लगाने हैं, जूते के फीते बांधने हैं, अपने बैकपैक की जिप लगानी है। जो काम हमारे लिए ऑटोमेटिक हैं, वो उनके लिए संघर्ष हैं। हाँ, डिस्प्रेक्सिया वाले बच्चे के लिए हर एक काम एक जटिल पहेली है। जब वो स्कूल में पेंसिल ठीक से नहीं पकड़ पाते या खेल के मैदान में बार बार गिरते हैं तो उन्हें अक्सर साथियों की हंसी का पात्र बनना पड़ता है। बहुत दुखद है ये। और इसके साथ ही स्लाइड में अफेजिया का भी जिक्र है। अफेजिया भाषा से जुड़ा है। इसमें बच्चा बोली जाने वाली भाषा को समझने या खुद को व्यक्त करने में पूरी तरह से असमर्थ महसूस करता है। एक मिनट, तो इसका मतलब है कि ये सारे संघर्ष दिमाग के अंदर चल रहे होते हैं, लेकिन बाहर से बच्चा बिल्कुल सामान्य दिखता है। तो सवाल ये उठता है कि स्कूलों या शिक्षकों को इसका पता कैसे चलता है? बिना उन्हें कमजोर का ठप्पा लगाए पहचान कैसे होती है? मनोवैज्ञानिक मुख्य रूप से 2 मॉडलों का उपयोग करते हैं। पहला है पारंपरिक डिस्क्रेपेंसी मॉडल। इसमें बच्चे के सामान्य आईक्यू को उसके बहुत कम शैक्षणिक स्कोर के साथ तराजू पर तौला जाता है। लेकिन इसमें तो बहुत समय लग जाता होगा। यही इसकी सबसे बड़ी खामी है। ये मॉडल थोड़ा धीमा है क्योंकि इसमें तब तक इंतजार किया जाता है जब तक बच्चा पूरी तरह से फेल ना हो जाए। इसे वेट टू फेल मॉडल भी कहते हैं। तो इसका विकल्प क्या है? इसीलिए अब एक बहुत ही आधुनिक और सक्रिय मॉडल अपनाया जा रहा है जिसे RTI यानी रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन कहा जाता है। RTI तो ये काम कैसे करता है? क्या ये किसी तरह के मेडिकल फर्स्ट एड जैसा है? बिल्कुल, आप इसे एजुकेशन सिस्टम का मेडिकल ट्रायाज मान सकते हैं। बजाय इसके कि हम सीधे बच्चे को एक मशीन में डालकर MRI करें और उसे एक बीमारी का लेबल दे दें,
हम एक 3 चरणीय प्रणाली अपनाते हैं। 3 tiers। पहले टियर में क्या होता है? पहले चरण में सभी बच्चों को सामान्य कक्षा में एक बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जाती है। ये सुनिश्चित किया जाता है कि समस्या पढ़ाने के तरीके में तो नहीं है। और अगर फिर भी बच्चा संघर्ष करे तो दूसरे चरण में उसे कुछ टारगेटेड या लक्षित मदद दी जाती है, जैसे छोटे समूहों में पढ़ाना। और अगर इन अतिरिक्त प्रयासों के बाद भी कोई सुधार नहीं होता, तब जाकर तीसरे चरण में ये माना जाता है कि हाँ, ये एक न्यूरोलॉजिकल ब्लॉक है, और तब बच्चे का औपचारिक मूल्यांकन किया जाता है। ये बहुत ही शानदार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। लेकिन जब ये पहचान हो जाती है कि हाँ, बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो फिर समाधान क्या है? क्योंकि अगर उनका दिमाग पारंपरिक चॉक और टॉक तरीके से नहीं सीख पा रहा है, तो उन्हें कैसे पढ़ाया जाए? यहीं पर ग्रेस फर्नेल द्वारा विकसित VAKT पद्धति का जिक्र आता है। VAKT यानी मल्टी सेंसरी अप्रोच? हाँ, VAKT इस पूरी मनोवैज्ञानिक रिसर्च का सबसे जादुई हिस्सा है। V का मतलब है विजुअल यानी देखना, A से ऑडिटरी यानी सुनना, K से काइनेस्थेटिक यानी शारीरिक गति, और T से टैक्टाइल यानी स्पर्श। तो इसे कक्षा में लागू कैसे करते हैं? इसे ऐसे समझें कि मान लीजिए आपके शहर की सबसे मुख्य सड़क पर भारी जाम लगा है। ये न्यूरोलॉजिकल ब्लॉक है। अब जानकारी आगे नहीं जा पा रही है। VAKT पद्धति दिमाग के लिए एक ही समय में 4 छोटी-छोटी बाईपास सड़कें खोल देती है। यानी अगर एक रास्ता बंद है, तो जानकारी को दूसरे रास्तों से दिमाग में भेजा जाए। एग्जैक्टली। अगर आंखें जानकारी को सही से प्रोसेस नहीं कर पा रही हैं, तो स्पर्श और मूवमेंट का सहारा लिया जाता है। इसका कोई उदाहरण? जैसे बच्चा सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षर को देखता नहीं है, वो एक सैंड पेपर या रेत पर अपनी उंगली से उस अक्षर को बनाता है। यहाँ उंगली की गति काइनेस्थेटिक हो गई और रेत का खुरदरापन टैक्टाइल हो गया। और साथ ही वो उस अक्षर को देख भी रहा है जो विजुअल है। हाँ, और उसी समय वो उस अक्षर की ध्वनि को जोर से बोल रहा है जो ऑडिटरी है। दिमाग के 4 अलग-अलग हिस्से एक साथ एक ही जानकारी पर काम कर रहे हैं। एक तरह से दिमाग को हैक किया जा रहा है ताकि जाम के बावजूद जानकारी अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। ये सच में अद्भुत है। और इसके अलावा स्लाइड डेक में संज्ञानात्मक रणनीतियों या कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज का भी उल्लेख है, विशेष रूप से CBM यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडिफिकेशन। CBM ये क्या है? CBM असल में बच्चे को खुद अपना गाइड बनना सिखाता है। लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों का ध्यान बहुत जल्दी भटकता है। तो उन्हें फोकस कैसे कराया जाता है? CBM में उन्हें सेल्फ टॉक या खुद को निर्देश देना सिखाया जाता है। जैसे गणित का कोई मुश्किल सवाल करते समय बच्चा खुद से जोर से कहता है, ओके, मुझे घबराना नहीं है, सबसे पहले मुझे इस नंबर को देखना है, अब मुझे इसे जोड़ना है। अच्छा, तो ये बाहरी आवाज उनके भड़कते हुए विचारों को एक दिशा देती है। हाँ, और उन्हें वर्तमान कार्य पर केंद्रित रखती है। हमने देखा कि कैसे दिमाग की हार्डवेयर या वायरिंग की समस्या एक बच्चे को अनजाने में पीछे धकेल सकती है। लेकिन क्या होता है जब समस्या दिमाग के अंदर नहीं बल्कि बच्चे के बाहर, उसके माहौल में होती है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिफ्ट है हमारी चर्चा का। चलिए अब उस दुनिया में चलते हैं जहां संघर्ष न्यूरोलॉजिकल नहीं बल्कि पूरी तरह से व्यवहारिक और सामाजिक है, यानी बाल अपराध या जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी की दुनिया। ये एक बहुत ही गंभीर क्षेत्र है। देखिए, जब हम लर्निंग डिसेबिलिटी की बात कर रहे थे, तो वहाँ बच्चे की मंशा या इंटेंट गलत नहीं थी। वो सीखना चाहता था, पर दिमाग साथ नहीं दे रहा था। लेकिन बाल अपराध की दुनिया में समस्या व्यवहार और नियमों के जानबूझकर किए गए उल्लंघन से जुड़ी है। बिल्कुल। अगर हम इसे एक कानूनी नजरिए से देखें, तो बाल अपराधी वो नाबालिग होता है, आमतौर पर 18 वर्ष से कम उम्र का, जो कोई ऐसा कृत्य करता है जिसे वयस्कों के लिए अपराध माना जाता है। ये तो कानूनी परिभाषा हो गई, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऐसे युवाओं के लक्षण क्या होते हैं? क्या ये सिर्फ आम टीनेज रिबेलियन या किशोरावस्था का विद्रोह है? नहीं, ये किशोरावस्था के सामान्य विद्रोह से कहीं अधिक गहरा और खतरनाक है। मनोवैज्ञानिक लक्षणों की बात करें तो इनमें सबसे प्रमुख है अत्यधिक आवेग या हाई इम्पल्सिविटी। और सहानुभूति की कमी भी स्लाइड में लिखी है। हाँ, लैक ऑफ एम्पैथी। वो बिना सोचे समझे काम करते हैं और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके कार्यों से किसी दूसरे को कितना दर्द पहुंच रहा है। इसके अलावा अधिकार रखने वाले लोगों के प्रति उनका रवैया अत्यधिक विद्रोही होता है। मतलब टीचर्स या पेरेंट्स की बात बिल्कुल नहीं मानना। बिल्कुल। वो तत्काल संतुष्टि या इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के गुलाम होते हैं। उन्हें जो चाहिए वो अभी चाहिए,
चाहे उसके लिए कोई भी नियम क्यों ना तोड़ना पड़े। और एक बहुत बड़ा शुरुआती संकेत जो रिसर्च में सामने आता है वो है क्रॉनिक ट्रूएंसी। हाँ, क्रॉनिक ट्रूएंसी यानी लगातार बिना बताए स्कूल से भाग जाना, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। जब हम इन व्यवहारों की मनोवैज्ञानिक जड़ों में गहराई तक जाते हैं तो सिलेबस दो बहुत ही महत्वपूर्ण विकारों के बारे में बताता है, ओडीडी और सीडी। इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों विकारों को समझना परीक्षाओं के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बताते हैं कि अपराध कोई एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? पहला है ओडीडी यानी ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। अक्सर यहीं से शुरुआत होती है। ओडीडी वाला बच्चा लगातार गुस्से में रहता है, चिड़चिड़ा होता है, हर बात पर बहस करता है और बड़ों का जानबूझकर विरोध करता है। ये एक तरह का मौखिक और भावनात्मक विद्रोह है। और सीडी यानी कंडक्ट डिसऑर्डर। कंडक्ट डिसऑर्डर खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। यहाँ मामला बहस से आगे बढ़कर आक्रामकता और विनाश तक पहुंच जाता है। विनाश मतलब फिजिकल वायलेंस? हाँ, सीडी वाले बच्चे लोगों या जानवरों के प्रति शारीरिक रूप से हिंसक हो सकते हैं। वो दूसरों की संपत्ति को नष्ट करते हैं, आग लगाते हैं और धोखाधड़ी या चोरी करते हैं। ये बहुत ही सीरियस है। और यहाँ एक बहुत ही डराने वाला मनोवैज्ञानिक पैटर्न है जिस पर हायर एजुकेशन के छात्रों को ध्यान देना चाहिए। अगर बचपन में कंडक्ट डिसऑर्डर को पहचाना और ठीक नहीं किया गया तो ये वयस्क होने पर एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का रूप ले लेता है। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर मतलब बिना इलाज का कंडक्ट डिसऑर्डर भविष्य के पक्के अपराधी तैयार करता है। बिल्कुल। वो सोशियोपैथ बन सकते हैं। ये सच में चिंताजनक है। लेकिन कोई भी बच्चा जन्म से ही ऐसा नहीं होता। तो सवाल ये है कि ये व्यवहार पैदा कहाँ से होते हैं? इसके पीछे की इटियोलॉजी या कारण क्या है? डेटा साफ तौर पर इशारा करता है कि ये सब शून्य में नहीं होता। इसके पीछे बच्चे का पर्यावरण सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है। जब हम बाल अपराध की जड़ों को खोजते हैं तो वो हमें अक्सर टूटे हुए परिवारों, अत्यधिक गरीबी, अपमानजनक माता पिता और साथियों के जहरीले दबाव तक ले जाती है। सोचिए, जिस बच्चे को अपने घर में ही शारीरिक या मानसिक शोषण का सामना करना पड़ रहा हो, जिसे कभी प्यार या सुरक्षा का एहसास न हुआ हो, उसका दिमाग दुनिया को एक दुश्मन की तरह देखने लगता है। उसके लिए आक्रामकता एक रक्षा तंत्र या डिफेंस मैकेनिज्म बन जाती है। बिल्कुल। और इसी जहरीले माहौल से बचने के लिए शुरू होता है नशे की लत का विशिष्ट साइकिल या दुष्चक्र। प्रॉब्लम्स ऑफ अल्कोहलिज्म एंड ड्रग एडिक्शन, ये कैसे शुरू होता है? शराब या ड्रग्स की शुरुआत अक्सर मजे के लिए नहीं, बल्कि एक एस्केप मैकेनिज्म के रूप में होती है। बच्चा अपने घर के दर्द या उपेक्षा को सुन्न करने के लिए नशे का सहारा लेता है। लेकिन ये एस्केप जल्दी एक जाल बन जाता है ना? हाँ, क्योंकि नशे की लत दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को डैमेज करती है। ये वही हिस्सा है जो हमें सही और गलत में फर्क करना सिखाता है। और अब बच्चे को ड्रग्स के लिए पैसे चाहिए, इसलिए वो चोरी करता है, गैंग्स में शामिल होता है। इस तरह नशा आपराधिक व्यवहार को जन्म देता है और आपराधिक व्यवहार और अधिक नशे को। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जो बच्चे के संज्ञानात्मक और नैतिक विकास को पूरी तरह कुचल देता है। तो जब समाज के सामने ऐसी जटिल और दर्दनाक स्थिति आती है तो उसका समाधान क्या है? जब कोई बाल अपराधी पकड़ा जाता है तो हमारा न्याय तंत्र उसके साथ क्या करता है? यहाँ मनोवैज्ञानिक डेटा एक बहुत ही स्पष्ट और मानवीय बदलाव की ओर इशारा करता है। सजा से पुनर्वास की ओर, यानी शिफ्ट टू रिहैबिलिटेशन। ये शायद बाल न्याय प्रणाली का सबसे समझदारी भरा पहलू है। सिस्टम ये मानता है कि युवा अपराधियों का दिमाग अभी भी विकसित हो रहा है। इसीलिए उन्हें वयस्कों की सामान्य जेलों में नहीं डाला जाता, क्योंकि अगर एक 15 साल के बिगड़े हुए किशोर को कट्टर अपराधियों के साथ एक ही सेल में बंद कर देंगे तो वो जेल उसके लिए सुधार गृह नहीं, बल्कि क्रिमिनल यूनिवर्सिटी बन जाएगी। वो वहां से और भी खतरनाक अपराधी बनकर निकलेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विशेष संस्थानों का निर्माण किया गया है, जैसे बोस्टन स्कूल, विशेष गृह और ऑब्जर्वेशन होम। तो इन जगहों पर होता क्या है? क्या उन्हें सिर्फ एक अलग तरह की जेल में रखा जाता है? नहीं, इन संस्थानों का मूल उद्देश्य शिक्षा और कौशल विकास है। बोस्टन स्कूलों में उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग या व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे बढ़ई का काम या सिलाई? हाँ, कारपेंट्री, कंप्यूटर रिपेयरिंग या ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग। इसके पीछे का मनोविज्ञान ये है कि जब वो अपनी सजा पूरी करके वापस समाज में जाएं, तो उनके पास कानूनी रूप से पैसे कमाने का एक ठोस रास्ता हो। अगर उनके पास हुनर होगा तो वो ड्रग्स बेचने या चोरी करने के उसी पुराने रास्ते पर लौटने से बच सकेंगे। और इसके साथ ही उनके मानसिक बदलाव के लिए मनोवैज्ञानिक थेरेपी का भी बहुत महत्व है। सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के जरिए उन्हें अपने आवेगों को नियंत्रित करना सिखाया जाता है।
अपने गुस्से को समझना और दूसरों के प्रति सहानुभूति विकसित करना। बिल्कुल, लेकिन एक चीज जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स में सबसे ज्यादा जोर दी जाती है वो है फैमिली थेरेपी। एक मिनट, अगर बच्चा सुधार गृह में है और उसे सुधारा जा रहा है तो उसके परिवार की थेरेपी क्यों की जा रही है? क्योंकि आप एक पौधे को ठीक करके वापस उसी जहरीली मिट्टी में नहीं लगा सकते। बहुत खूब कहा। अगर बच्चा बॉस्टल स्कूल में 2 साल रहकर पूरी तरह सुधर जाता है, लेकिन वापस उसी हिंसक या नशेड़ी माहौल वाले घर में जाता है, तो कुछ ही हफ्तों में वो दोबारा अपराध की दुनिया में लौट जाएगा, जिसे रिलैप्स कहते हैं। फैमिली थेरेपी ये सुनिश्चित करती है कि बच्चे के लौटने से पहले उसका पारिवारिक माहौल थोड़ा सुरक्षित और सपोर्टिव बन सके। ये बहुत ही तार्किक है। हाँ, ये पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें और एक तुलनात्मक नजरिया अपनाएं, तो हम देखते हैं कि अधिगम अक्षमता और बाल अपराध दोनों बिल्कुल अलग छोर पर खड़े हैं। बिल्कुल। लर्निंग डिसेबिलिटी की जड़ें न्यूरोलॉजिकल और ब्रेन प्रोसेसिंग में हैं। वहां बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन दिमाग साथ नहीं देता। ये एक संज्ञानात्मक कमी है। और दूसरी ओर जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी की जड़ें बच्चे के पर्यावरण, टूटे हुए परिवार और मनोवैज्ञानिक ट्रॉमा में है। वहां कमी नैतिकता, सहानुभूति और नियमों का पालन करने की इच्छा में है। इसीलिए उनके समाधान भी अलग हैं। एक को VAKT पद्धति और एक्स्ट्रा टाइम जैसी रियायतों की जरूरत है, जबकि दूसरे को बोर्स्टल स्कूल और सघन थेरेपी की। ये समझना समाज और शिक्षा प्रणाली दोनों के लिए बहुत जरूरी है, ताकि बच्चों को सही चश्मे से देखा जा सके। इस पूरी चर्चा ने सच में दिमाग के कई बंद दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले ये सारा डेटा हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल की तरफ ले जाता है। और वो सवाल क्या है? जरा इस संभावना पर गौर कीजिए। हमने अभी निष्कर्ष निकाला कि अधिगम अक्षमता न्यूरोलॉजिकल है और बाल अपराध पर्यावरणीय। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों दुनिया किसी भयानक मोड़ पर आपस में टकराती हों? हाँ, मैं समझ रही हूँ आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। सोचिए एक ऐसे बच्चे के बारे में जिसे डिसलेक्सिया या डिस्ग्राफिया है, लेकिन उसके माता पिता या स्कूल ने कभी इसे पहचाना ही नहीं। वो बच्चा रोज स्कूल जाता है और रोज उसे गधा, आलसी या नालायक कहकर जलील किया जाता है। वो हर दिन विफलता का घूंट पीता है। बिल्कुल। तो क्या ये संभव नहीं है कि सालों तक मिलने वाली ये निराशा, ये निरंतर अपमान और क्रोध अंततः एक जहरीला पर्यावरण बन जाए और यही अनसुलझी न्यूरोलॉजिकल समस्या आगे चलकर ODD, स्कूल से भागने और अंततः बाल अपराध का कारण बन जाए? ये विचार सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अगर ऐसा है तो इसका सीधा मतलब ये है कि एक अनसुलझी और अनपहचानी लर्निंग डिसेबिलिटी सही मदद के अभाव में बच्चे को सीधे बाल अपराध की ओर धकेल सकती है। क्या एक न्यूरोलॉजिकल समस्या हमारी अनदेखी के कारण एक आपराधिक व्यवहारिक आपदा बन सकती है? ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिकों को बहुत गहराई से सोचने की आवश्यकता है। समय पर की गई पहचान सच में किसी बच्चे को अपराधी बनने से रोक सकती है। इसी उत्तेजक और गहरे विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है इस चर्चा ने मानवीय व्यवहार और बच्चों की समस्याओं को एक नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित किया होगा। धन्यवाद। गहन विश्लेषण के इस नए सत्र में स्वागत है। जी नमस्कार। आज हमारे सामने जो अध्ययन सामग्री और रिसर्च नोट्स हैं, वे उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखने जा रहे हैं। बिल्कुल। खासकर जो उम्मीदवार UGC नेट, JRF या UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। सही कहा। आज हम मुख्य रूप से विशेष शिक्षा और पुनर्वास कार्यक्रम से जुड़े दस्तावेजों का विश्लेषण कर रहे हैं। और ये विषय जितना परीक्षा के लिए जरूरी है, उतना ही एक शिक्षक के रूप में हमारी बुनियादी समझ के लिए भी। एकदम। इन नोट्स को देखकर एक बात तो साफ है कि भारत में विकलांगता कानूनों का इतिहास मतलब ये सिर्फ तारीखों और धाराओं का पुलिंदा नहीं है। जी नहीं, ये एक पूरा सफर है। हाँ, ये सफर बताता है कि एक समाज के तौर पर हमारी सोच कैसे बदली है। तो आज हमारा मिशन है PWD अधिनियम 1995 और RPWD अधिनियम 2016 के बीच के उस विशाल वैचारिक अंतर को खंगालना। और यहीं से प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा सवाल भी पूछे जाते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सीधे 1995 के PWD अधिनियम से शुरू करते हैं। ठीक है। नोट्स में इसका पूरा नाम समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम बताया गया है। नाम तो काफी प्रभावशाली लगता है। नाम तो है, लेकिन जब मैं इस कानून के आधार को पढ़ती हूँ तो यहाँ लिखा है कि ये मेडिकल और वेलफेयर मॉडल यानी
चिकित्सीय और कल्याणकारी मॉडल पर आधारित था। अब मुझे एक बात समझाइए, अगर किसी व्यक्ति को शारीरिक समस्या है और उसे चिकित्सा या कल्याणकारी योजनाओं की मदद मिल रही है, तो इसमें बुराई क्या है? देखिए, ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। ये मेडिकल मॉडल बाद में इतना नकारात्मक क्यों माना जाने लगा? परीक्षाओं में असर्शन और रीजनिंग वाले सवालों में यही बात छात्रों को फंसाती है। चिकित्सा या इलाज मिलना कोई बुरी बात नहीं है, समस्या इस मेडिकल मॉडल के नजरिए में थी। नजरिए में मतलब 1995 के दौर में इस मॉडल ने विकलांगता को पूरी तरह से व्यक्ति के भीतर की एक कमी मान लिया था, एक बीमारी। अच्छा। समाज का नजरिया ये था कि इस व्यक्ति में कोई दोष है जिसे या तो मेडिकल साइंस के जरिए ठीक किया जाना चाहिए या फिर उसे दया की जरूरत है। बिल्कुल, या फिर उसे हमारी दया, सहानुभूति और दान की आवश्यकता है। तो सारा फोकस उस दोष पर था। जी, सारा फोकस दोष पर था, ना कि उस व्यक्ति की क्षमताओं पर। इस मॉडल ने विकलांग व्यक्तियों को स्वतंत्र नागरिकों के बजाय सिर्फ लाभार्थियों के रूप में देखा। ये तो बहुत ही सीमित नजरिया है। और अगर हम इसके अंतर्राष्ट्रीय आधार की बात करें तो ये कानून 1992 में बीजिंग में हुए संयुक्त राष्ट्र के ESCAP की घोषणा के बाद लाया गया था। ESCAP मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। एकदम सही। भारत ने उस घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए कानूनी ढांचा बनाना हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता थी। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन जब मैं इस 1995 के कानून में शामिल विकलांगताओं की सूची देखती हूँ तो थोड़ा हैरान होती हूँ। हाँ, वो सूची काफी छोटी थी। इतने बड़े देश में उस समय केवल 7 विशिष्ट विकलांगताओं को ही कानूनी मान्यता दी गई थी। केवल 7? जी, केवल 7। नोट्स के मुताबिक इन 7 श्रेणियों को 3 मुख्य भागों में बांटा गया था, संवेदी, शारीरिक और मानसिक। तो क्या उस समय समाज में केवल यही 7 तरह की अक्षमताएं मौजूद थीं या इसके पीछे कोई और कारण था? देखिए, अक्षमताएं तो उस समय भी बहुत सी थीं, लेकिन 1995 के कानून की एक बहुत बड़ी सीमा ये थी कि ये केवल उन अक्षमताओं को मान्यता देता था जो आसानी से दिखाई देती थी। अच्छा, जो विजिबल हो। हाँ, या जिन्हें उस समय का मेडिकल साइंस एक बहुत ही स्पष्ट पैमाने पर माप सकता था। जैसे संवेदी अक्षमताओं में पूर्ण दृष्टि बाधिता, अल्प दृष्टि और श्रवण बाधिता को रखा गया। और शारीरिक में? शारीरिक अक्षमताओं में अस्थि बाधिता, जिसे हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहते हैं, और कुष्ठ रोग से मुक्त हो चुके व्यक्तियों को शामिल किया गया। और जो तीसरा भाग है, मानसिक श्रेणी। मानसिक श्रेणी में केवल 2 चीजें थीं। एक, मानसिक मंदता, जिसे आज हम अधिक सम्मानजनक भाषा में बौद्धिक अक्षमता कहते हैं, और दूसरा, मानसिक अस्वस्थता। बस सिर्फ इन्हीं 7 श्रेणियों के पास कानूनी अधिकार थे। जी, अगर किसी व्यक्ति को इनके अलावा कोई और समस्या है, उदाहरण के लिए कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो 1995 के कानून की नजर में वो व्यक्ति अदृश्य था। बाप रे, उसे किसी आरक्षण या विशेष शिक्षा का लाभ नहीं मिलता था? बिल्कुल नहीं मिलता था। ये तो बहुत ही चिंताजनक बात थी। और शिक्षा और रोजगार के मामले में भी 1995 के कानून के जो प्रावधान यहाँ दिए गए हैं वे काफी दिलचस्प हैं। हाँ, वहाँ भी कई कमियां थी। धारा 26 के तहत 18 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा की बात कही गई थी। साथ ही नोट्स में एक शब्द का बहुत इस्तेमाल हुआ है, एकीकरण या इंटीग्रेशन। एकीकरण। मुझे इस शब्द पर थोड़ी आपत्ति है। क्या ये सिर्फ विशेष बच्चों को उठाकर एक सामान्य स्कूल में डाल देने की बात नहीं थी, बिना स्कूल के माहौल को बदले? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और यहीं से शिक्षण अभिक्षमता और विशेष शिक्षा के प्रश्नों का जुड़ाव होता है। कैसे? 1995 के कानून ने एकीकरण की वकालत की। इसका सीधा सा मतलब था कि बच्चा सामान्य स्कूल में आएगा, लेकिन जिम्मेदारी उसी बच्चे की होगी कि वो उस माहौल में खुद को कैसे ढालता है। मतलब स्कूल कुछ नहीं करेगा? नहीं, स्कूल अपना सिलेबस, पढ़ाने का तरीका या बुनियादी ढांचा नहीं बदलेगा। ये ऐसा था जैसे किसी व्हीलचेयर वाले छात्र को ऐसी इमारत में प्रवेश दे देना जहां सिर्फ सीढ़ियां हैं, और फिर उससे उम्मीद करना कि वो खुद अपनी समस्या का समाधान निकाले। बिल्कुल। ये तो सरासर अन्याय है। और रोजगार के क्षेत्र में भी धारा 33 के तहत सरकारी नौकरियों में 3% आरक्षण का नियम था। जी, 3%, जिसे 1% के 3 हिस्सों में बांटा गया था। दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित और अस्थि बाधित के लिए। सही कहा। लेकिन जैसा कि आपने अभी सीढ़ियों वाला उदाहरण दिया, यहाँ ये विषय बहुत ही रोचक हो जाता है। मुझे नोट्स में एक बहुत बड़े वैचारिक बदलाव का जिक्र मिलता है। हाँ, पैराडाइम शिफ्ट। ऐसा लगता है कि 1995 से 2016 के बीच के 2 दशकों में समाज को अंततः ये समझ आ गया कि समस्या उस व्यक्ति की व्हीलचेयर में नहीं है, बिल्कुल सही,
बल्कि उस इमारत की सीढ़ियों में है। एकदम सटीक। यही सामाजिक और मानवाधिकार मॉडल का मूल सार है। इसी ने 2016 के कानून की नींव रखी। तो मेडिकल मॉडल से सामाजिक मॉडल तक का सफर। जी, ये विकलांगता अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है। सामाजिक मॉडल ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी शारीरिक या मानसिक स्थिति के कारण विकलांग नहीं होता। तो विकलांगता कहाँ से आती है? विकलांगता तब पैदा होती है जब वह व्यक्ति एक ऐसे समाज के संपर्क में आता है जिसका बुनियादी ढांचा, नीतियां और लोगों की सोच उसके अनुकूल नहीं होती। रुको, मुझे इसे एक उदाहरण से समझने दीजिए। जी बताइए। मान लीजिए कोई व्यक्ति देख नहीं सकता। मेडिकल मॉडल कहेगा कि इसकी आंखें खराब हैं, ये इसकी कमी है, इसका इलाज करो। हाँ, लेकिन सामाजिक मॉडल ये कहेगा कि ये व्यक्ति पढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि हमने किताबें सिर्फ सामान्य प्रिंट में छापी हैं, ब्रेल लिपि में नहीं। गलती हमारी व्यवस्था की है। बहुत ही शानदार उदाहरण दिया आपने। सामाजिक मॉडल का पूरा जोर इसी बात पर है कि बाधाओं को दूर करना समाज और राज्य की जिम्मेदारी है। व्यक्ति को सहानुभूति की नहीं, बल्कि मानवाधिकारों और समान अवसरों की जरूरत है। बिल्कुल। और इसी सोच ने 2016 के आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम को जन्म दिया। और इस 2016 के कानून की पृष्ठभूमि भी 1995 वाली से अलग थी। भारत ने 2007 में यूएनसीआरपीडी को मान्यता दी थी। जी, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो 2016 का कानून मूल रूप से इस यूएनसीआरपीडी के ढांचे को भारत में लागू करने के लिए लाया गया था। ये पूरी तरह से अधिकार आधारित ढांचा है। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि इस अधिकार आधारित ढांचे का सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब विकलांगताओं की सूची को अपडेट किया गया। हाँ, 1995 की 7 विकलांगताएं सीधे 21 हो गईं। सीधे 21। ये कोई छोटा बदलाव नहीं था। ये उन लाखों लोगों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास था जिन्हें दशकों से अनदेखा किया गया था। सूची में इस उछाल को थोड़ा विस्तार से देखते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे सवाल आते हैं कि कौन सी अक्षमता किस कानून में थी। बिल्कुल। नई शारीरिक अक्षमताओं की श्रेणी में मुझे 2 बहुत ही महत्वपूर्ण नाम दिख रहे हैं, बौनापन और एसिड अटैक पीड़ित। बौनापन तो समझ आता है कि ये शारीरिक विकास से जुड़ा है, लेकिन एसिड अटैक पीड़ितों को विकलांगता की श्रेणी में क्यों रखा गया? ये तो एक अपराध है। देखिए, ये 2016 के कानून की सबसे प्रगतिशील सोच का हिस्सा है। जब हम सामाजिक मॉडल की बात करते हैं तो हमें देखना होता है कि कौन सी स्थितियां व्यक्ति को समाज में पूर्ण भागीदारी करने से रोकती हैं। अच्छा। एसिड अटैक सिर्फ एक शारीरिक चोट नहीं है, ये एक ऐसा भयानक कृत्य है जो व्यक्ति के शरीर को इस तरह प्रभावित करता है कि समाज उसके साथ गंभीर भेदभाव करने लगता है। लोग उन्हें घूरते हैं या काम पर नहीं रखते। बिल्कुल। उसे रोजगार मिलने में या सामान्य जीवन जीने में भयानक सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए उन्हें इस अधिनियम के तहत कानूनी संरक्षण देना अत्यंत आवश्यक था। ये वाकई एक बहुत ही गहरी और संवेदनशील सोच है। इसके अलावा बौद्धिक और मानसिक अक्षमताओं के क्षेत्र में भी 2016 के कानून ने बड़ी पहल की। जी हाँ। विशिष्ट सीखने की अक्षमताएं, जिन्हें हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज या एसएलडी कहते हैं, जैसे कि डिसलेक्सिया या डिस्ग्राफिया, इन्हें पहली बार मान्यता मिली। और साथ ही ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को भी जोड़ा गया। एक असिस्टेंट प्रोफेसर या शिक्षक के नजरिए से ये कितना बड़ा बदलाव है। उच्च शिक्षा या स्कूली शिक्षा में ये एक गेम चेंजर है। 1995 के दौर में अगर किसी बच्चे को डिसलेक्सिया होता था, यानी पढ़ने में कठिनाई, तो उसे अक्सर कमजोर या लापरवाह मान लिया जाता था। बिल्कुल। शिक्षक उसे डांटते थे क्योंकि कानून की नजर में वो कोई विकलांगता थी ही नहीं। बच्चा बस पढ़ाई में कमजोर कहलाकर रह जाता था। सही कहा। लेकिन 2016 के अधिनियम ने इसे कानूनी मान्यता दी। अब एक शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वो ये समझे कि बच्चा आलसी नहीं है, बल्कि उसके सीखने का तरीका अलग है। अब शिक्षण विधियों को उस बच्चे के अनुरूप बदलना कानूनी रूप से अनिवार्य हो गया है। जी, अनिवार्य है। और इसके साथ ही क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियों की एक पूरी नई श्रेणी भी बनाई गई, जिसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पार्किंसंस रोग जैसी बीमारियों को शामिल किया गया। लेकिन अध्ययन सामग्री में सबसे बड़ा अलर्ट जिस विषय पर है वो है रक्त विकार या ब्लड डिसऑर्डर्स। नोट्स साफ कहते हैं कि परीक्षा बनाने वाले यहाँ सबसे ज्यादा जाल बिछाते हैं। एकदम सही। यूजीसी नेट या जेआरएफ में अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी अक्षमता 1995 के अधिनियम में शामिल नहीं थी। और विकल्पों में हीमोफीलिया, थैलेसीमिया या सिकल सेल रोग दे दिया जाता है। और उम्मीदवारों को यह पक्के तौर पर याद रखना चाहिए
कि रक्त विकारों की ये पूरी श्रेणी केवल और केवल 2016 के आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम में जोड़ी गई थी। 1995 के कानून में इनका कोई नामो निशान नहीं था। बिल्कुल नहीं था। तो अब हमारे पास 21 अक्षमताएं हैं, लेकिन मेरे दिमाग में एक व्यवहारिक सवाल उठ रहा है। पूछिए। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मान लीजिए किसी व्यक्ति को इनमें से कोई एक समस्या है, तो क्या सिर्फ इस सूची में नाम होने से ही उसे आरक्षण मिल जाएगा? नहीं, प्रक्रिया इतनी सीधी नहीं है। नोट्स में एक शब्द बार बार आ रहा है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी। इसका क्या मतलब है? ये 2016 के कानून का सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी शब्द है। 21 अक्षमताओं की सूची में शामिल होना आपको कानूनी संरक्षण तो देता है, भेदभाव के खिलाफ अधिकार भी देता है। जी, लेकिन यदि आपको शिक्षा में कोटा, रोजगार में आरक्षण या विशेष योजनाओं का लाभ चाहिए, तो आपको बेंचमार्क डिसेबिलिटी साबित करनी होगी। और ये कैसे साबित होती है? इसका सीधा सा गणित है, न्यूनतम 40% अक्षमता। एक उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा यह प्रमाणित होना चाहिए कि व्यक्ति में वो विशिष्ट अक्षमता कम से कम 40% मौजूद है। यानी अगर किसी व्यक्ति की अक्षमता का स्तर 35% है, तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा? हाजी, नहीं मिलेगा। परीक्षाओं में यह एक बहुत ही आम ट्रिक क्वेश्चन है। वे विकल्पों में 30, 40, 50 और 60% दे देते हैं। छात्रों को यह 40% का आंकड़ा बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना चाहिए। एकदम रट लेना चाहिए। ये बहुत स्पष्ट हो गया। अब इस 40% बेंचमार्क को पार करने वालों के लिए 2016 के कानून ने क्या नए रास्ते खोले हैं? कई बड़े बदलाव हुए हैं। क्योंकि जब मैं नोट्स के रोजगार वाले हिस्से पर आती हूँ, तो 1995 का वो 3% वाला आंकड़ा यहाँ बदलकर 4% हो गया है। जी, सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण। ये अतिरिक्त 1% किसके हिस्से में गया? ये बहुत तार्किक वितरण था। पहले के 3% को तो उन्हीं 3 पुरानी श्रेणियों में बांट दिया गया, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित और अस्थि बाधित। और जो नया 1% जोड़ा गया, वो विशेष रूप से 2016 में शामिल की गई नई श्रेणियों के लिए आरक्षित किया गया। इसमें ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता, मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता शामिल हैं। ये तो बात हुई नौकरियों की। उच्च शिक्षा जिसके लिए उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं, वहाँ क्या नियम बदले? वहाँ भी दायरा बढ़ाया गया। नोट्स बताते हैं कि उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। साथ ही ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट भी दी गई है। लेकिन मेरे विचार से शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे क्रांतिकारी शब्द 2016 के कानून में आया, वो था समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। 1995 का एकीकरण अब समावेशन बन चुका था। दोनों में बुनियादी अंतर क्या है? यह अंतर एक भावी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समझना सबसे जरूरी है। जैसा हमने पहले चर्चा की, एकीकरण का मतलब था बच्चे को सामान्य स्कूल में बैठा देना और उम्मीद करना कि वो खुद एडजस्ट करेगा। हाँ, सीढ़ियों वाली इमारत का उदाहरण। बिल्कुल। लेकिन समावेशी शिक्षा का मतलब है कि स्कूल का पूरा सिस्टम खुद को एडजस्ट करेगा। इमारत में रैंप बनाए जाएंगे। सही कहा। उदाहरण के लिए, यदि एक बधिर छात्र कक्षा में है, तो समावेशी शिक्षा के तहत यह स्कूल की कानूनी जिम्मेदारी है कि वो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की व्यवस्था करे। यह शिक्षक खुद अपनी पढ़ाने की तकनीक में दृश्य सामग्री का अधिक उपयोग करे। बिल्कुल, ताकि वो बच्चा पीछे न छूटे। कोई भी स्कूल किसी भी बच्चे को उसकी विकलांगता का हवाला देकर प्रवेश देने से मना नहीं कर सकता। यह अब कोई एहसान नहीं, एक कानूनी बाध्यता है। जी, 100%। और अगर कोई स्कूल या संस्थान इस बाध्यता को नहीं मानता है या भेदभाव करता है, तो 2016 के कानून में सख्त दंड का प्रावधान भी किया गया है। हाँ, पेनाल्टी अब बहुत सख्त है। 1995 के कानून में तो दंड के प्रावधान लगभग न के बराबर थे, लेकिन 2016 के अधिनियम के तहत किसी विकलांग व्यक्ति का अपमान करना एक गंभीर आपराधिक मामला बन गया है। इसमें 6 महीने से लेकर 5 साल तक की जेल और भारी जुर्माना दोनों का स्पष्ट उल्लेख है। यही वो चीज है जो इस कानून को वास्तव में अधिकार आधारित बनाती है। बिल्कुल, जब सजा का प्रावधान होता है, तभी समाज उसे गंभीरता से लेता है। चलिए, हमने दोनों कानूनों की आत्मा और उनके प्रावधानों को काफी गहराई से टटोल लिया है। जी। अब अगर हम उस छात्र के नजरिए से सोचें जो परीक्षा हॉल में बैठने वाला है, तो आइए एक त्वरित रिवीजन कर लेते हैं। बहुत जरूरी है। चलिए, पिछले वर्षों के प्रश्नों के पैटर्न के आधार पर मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय आधार से। अगर सवाल आए कि 1995 का कानून किस पर आधारित था, तो उत्तर है UN एस्काप 1992। और 2016 का कानून UNCRPD 2006 पर आधारित है,
जिसे भारत ने 2007 में मान्यता दी। दूसरा बिंदु मॉडल या दृष्टिकोण। 1995 का कानून पूरी तरह से मेडिकल और वेलफेयर मॉडल था। इसके विपरीत 2016 का कानून सामाजिक और मानवाधिकार मॉडल पर काम करता है। अक्षमताओं की संख्या 1995 में केवल 7 और 2016 में बढ़कर 21। रक्त विकार, बौनापन और एसिड अटैक जैसे शब्द दिखें तो वे सीधे 2016 के अधिनियम का हिस्सा हैं। आरक्षण के आंकड़े। सरकारी नौकरी में आरक्षण 1995 में 3% था, जिसे 2016 में बढ़ाकर 4% कर दिया गया। और उच्च शिक्षा में आरक्षण 2016 के कानून के तहत 5% है। और सबसे जरूरी, बेंचमार्क डिसेबिलिटी का प्रतिशत। परीक्षा में 30 या 50 के विकल्प भटकाने के लिए होंगे, लेकिन आपको स्पष्ट रूप से 40% के न्यूनतम चिकित्सा प्रमाणन वाले विकल्प को चुनना है। और शैक्षिक दृष्टिकोण के मामले में 1995 एकीकरण पर जोर देता था, जबकि 2016 सख्त समावेशी शिक्षा को अनिवार्य बनाता है। आती है 2016 का अधिनियम निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को भी प्रोत्साहित करता है कि वे अपने यहाँ समान अवसर नीतियां बनाएं। हाँ, ये सिर्फ सरकारी क्षेत्र तक सीमित नहीं है। ये एक बहुत ही शानदार बिंदु है जिसे नोट्स पढ़ते समय अक्सर लोग छोड़ देते हैं। परीक्षा में ऐसे ही बारीक बिंदुओं से सवाल बनते हैं। तो कुल मिलाकर इस लंबी चर्चा के बाद ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि 1995 से 2016 तक का ये सफर केवल कुछ नए नियमों को जोड़ने का सफर नहीं है। जी नहीं, ये समाज के एक बड़े हिस्से को ये एहसास दिलाने का सफर है कि वे इस देश के समान नागरिक हैं। उनके पास दया मांगने का नहीं, बल्कि अधिकार मांगने का हक है। और एक शिक्षक के रूप में जब आप उच्च शिक्षा संस्थानों में जाएंगे तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप इस समावेशी शिक्षा के विचार को केवल किताबों तक सीमित न रहने दें। बिल्कुल, उसे अपनी कक्षाओं में जीवित करें। जी। लेकिन इस चर्चा को विराम देने से पहले एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है कि हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। कैसा सवाल? 2016 के इस नए कानून ने कानूनी किताबों में तो ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि बाधा व्यक्ति के शरीर में नहीं, बल्कि समाज के बुनियादी ढांचे में है। हाँ, सामाजिक मॉडल की जीत। लेकिन क्या हमारी रोजमर्रा की दुनिया, हमारे शहर के फुटपाथ, हमारे रेलवे स्टेशन और यहाँ तक कि हमारी यूनिवर्सिटी के कैंपस वास्तव में इस कानून की भावना के अनुरूप बन पाए हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या 40% का मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल कर लेना ही उस छात्र के लिए पूर्ण समावेशन की गारंटी बन जाता है, या कागजों पर मिले इन अधिकारों को जमीनी हकीकत में बदलने का सफर अभी भी बहुत लंबा है? ये सवाल वास्तव में हमें आईना दिखाता है। कानून हमें रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने लायक एक संवेदनशील समाज का निर्माण करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसी विचार उत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। अध्ययन सामग्री की गहराई तक जाने के लिए आप सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले सत्र में।